मैं ये बात पक्की से कह सकता हूँ कि ये एनिमे कुछ लोगों के फेवरेट लिस्ट में टॉप पर आ सकता है, क्योंकि आप लोगों ने नरूटो एनिमे देखा ही होगा। उसमें कैसे सभी लोग नरूटो को बुरा भला कहते हैं, लेकिन बाद में नरूटो ज्ञान देने वाला बन जाता है और सभी लोगों को माफ कर देता है। लेकिन ये एनिमे उससे बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि इसमें हमारा मीमो शुरुआत में नरूटो की तरह कमजोर तो था, पर बाद में वो सभी से बदला जरूर लेता है, क्योंकि उसे पसंद नहीं कि वो किसी का कर्जा रखे। तो कहानी की शुरुआत में हमें मीमो की पहले बैक स्टोरी बताई जाती है। मीमो के फादर की डेथ के बाद उसके मदर के बॉयफ्रेंड ने मीमो के घर पर रहना शुरू कर दिया था, जहां वो मीमो को रोज पीटता था और मीमो की मदर उस पर ध्यान नहीं देती, वो सिर्फ टीवी देखती रहती थी और मीमो को ढंग का खाना भी नहीं मिलता। ये मेमोरी मीमो को हमेशा याद रहने वाली थी और आज भी वही दिन था जिस दिन मीमो वही सब सपना देख रहा था कि किस तरह से उसकी मदर का बॉयफ्रेंड उसे पीट रहा है। और अब 2-3 लात खाने के बाद मीमो की नींद खुलती है। वो भी एक बस में था, क्योंकि अभी वो स्कूल ट्रिप पर जा रहा है। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी क्लास का एक लड़का जिसका नाम शू है, वो उसी की क्लास की एक दूसरी लड़की जिसका नाम आया है उसे परेशान कर रहा था। यहाँ पर शू ने आया से उसकी वो बुक ले ली थी जो कि आया पढ़ रही थी। यहाँ वो उस बुक को लेकर कह रहा था कि तुम कैसे लड़कियों वाली बुक पढ़ती हो। शू इतना बड़ा बेवकूफ है कि उसे नहीं पता कि वो लड़की है, वो लड़कियों वाली बुक ही तो पढ़ेगी। वैसे मीमो ये सब होते हुए देखता है और एक टेलीविजन शो को याद करता है। उस शो में इसी तरह से सब चल रहा था। तभी एक लड़के ने उस लड़की की जान बचाई थी, पर वो तो वहाँ पर कूल बन गया था। लेकिन मीमो जानता था कि अगर वो यहाँ पर कुछ भी करेगा तो इससे वो कूल नहीं बनने वाला, बल्कि लोग उसी के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि शू बहुत पावरफुल है। और ये चीज कोई भी नोटिस कर सकता था, क्योंकि वहीं पर बाकी स्कूल के जो पॉपुलर स्टूडेंट बैठे थे वो अभी शू को ही सपोर्ट कर रहे थे। वैसे तो मीमो फैसला करता है कि वो कुछ भी चीज में नहीं बोलेगा, लेकिन जब हद बढ़ जाती है और शू जबरदस्ती आया से उसका फोन नंबर मांगने लगता है तो मीमो खड़ा हो जाता है। वो यहाँ शू की आंखों में देखता है, वो यहाँ शू की आंखों में देखते हुए उसे समझाता है कि अगर उसने फिर से ऐसी कोई गलती करने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। इस चीज पर शू कहने लगता है कि आखिर अब तुम्हें क्या हो गया, तुम अपनी जगह पर बैठ जाओ, तुमसे कोई नहीं बोल रहा। पर तभी उस पूरे स्कूल का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट कीरी यहाँ शू को बैठ जाने को कहता है। अब कीरी के सामने कोई कुछ बोल सकता था क्या, इसलिए शू चुपचाप वहाँ अपनी जगह पर बैठ जाता है और अब एक दूसरे लड़के चियासो को परेशान करने लगता है। वैसे अभी यहाँ मीमो सोच रहा था कि आखिर उसने आया की मदद क्यों की और वो खुद को रोक क्यों नहीं पाया, लेकिन अब इतने में ही अचानक से उनकी बस पर कुछ मैजिक का यूज किया जाता है और वहाँ के सारे स्टूडेंट टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। यहाँ सभी बच्चे अपने आप को एक अलग जगह पर पाकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे और घबरा भी गए थे। ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब थी, लेकिन अब तभी उनके सामने इस वर्ल्ड की गॉड विकी यहाँ पर आती है। वो सबसे पहले इन्हें बताती है कि वो यहाँ की गॉडेस है और इन लोगों को यहाँ डीमन लॉर्ड और उनकी आर्मी को खत्म करने के लिए बुलाया है। वो कहते हैं कि जब भी डीमन लॉर्ड अपनी आर्मी के साथ इन पर हमला करता है तो वो इसी तरह से दूसरे वर्ल्ड के कुछ वर्ल्ड को समन करते हैं। वो बताते हैं कि आज से 200 साल पहले जब डीमन लॉर्ड ने हमला किया था तो उन्होंने अर्थ पर से कुछ लोगों को चुना था। बाद में उन लोगों के लगभग उस डीमन को हरा दिया था और उसकी आर्मी को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। इसका मतलब इन लोगों को भी इसी काम के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। हालांकि ये सुनने के बाद सभी स्टूडेंट हैरान थे और कह रहे थे कि कहीं ये कोई प्रैंक तो नहीं चल रहा। तभी उनका वो यूजलेस टीचर कहता है कि उन लोगों को बातें ना कर गॉडेस की बातों पर ध्यान देना चाहिए। वैसे दूसरी तरफ वहाँ मीमो अभी आसपास की जगह को नोटिस कर रहा था। वो देखता है कि वहाँ पर कुछ सोल्जर्स खड़े हुए जिन्होंने आर्मर पहन रखा है, जो कि नॉर्मल वर्ल्ड में अब के टाइम पर तो कोई यूज नहीं करता। साथ ही वो आसपास की जगह को भी देखता है और इस गॉडेस की आंखों को भी देखता है जो कि गोल्डन कलर की थी। वो सोच रहा था कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन जब वो खुद को चिमटी काटता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई सपना नहीं है। वैसे तभी वहाँ पर कीरी उस गॉडेस से पूछता है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो क्या होगा, जिस पर वो गॉडेस कहती है कि अगर वो उसकी बात ना मानना चाहे तो ना माने, बस इतना ध्यान रखे कि इसके बाद वो वापस नहीं लौट पाएंगे। इस पर कीरी भी कहता है कि क्या सच में यहाँ से लौटने का कोई रास्ता है, जिस पर गॉडेस कहते हैं कि हाँ उन्हें एक खास आइटम की जरूरत पड़ेगी उस रिवर्स स्पेल को कास्ट करने के लिए, लेकिन वो आइटम उन्हें तभी मिलेगा जब वो डीमन लॉर्ड खत्म हो जाएगा। वैसे शो को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो चीखता है और कहता है कि हम तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने पहले तो हमसे परमिशन नहीं ली हमें इस वर्ल्ड में लाने से पहले, और अब ना जाने किससे लड़ने को कह रही हो। ये सुनकर गॉडेस तुरंत ही अपने घुटनों पर आ जाती है और कहती है कि इस चीज के लिए मैं तुमसे सभी से माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ से अर्थ पर कम्युनिकेट करने का कोई रास्ता नहीं था। साथ ही वो रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग उसकी मदद करे, वरना उनका पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी सुनकर आया कहने लगती वो मदद तो कर देंगे, लेकिन उनके पास कोई पावर्स नहीं है।
वो सिर्फ मामूली ह्यूमंस है। लेकिन गॉडेस कहने लगती है कि नहीं, इस वर्ल्ड में आने के बाद उनके पास पावर्स आ चुकी है। हालांकि किसी को भी अपनी बॉडी में कोई अलग चेंज महसूस नहीं हो रहा था, इस वजह से वो अभी नहीं मानते। और साथ ही शू तो चिल्ला भी रहा था कि ये सब झूठ है, लेकिन गॉडेस फैसला करती कि वो उन्हें इस पावर का एक नमूना दिखाएगी। वो तुरंत ही वॉर से पकड़ा हुआ एक मुजरिम वहाँ पर बुलाती है और दूसरी तरफ एक डीमन डॉग को बुलाती है। वैसे इसके बाद वो उस डीमन डॉग को आजाद करवा देती है और वो डीमन डॉग उस प्रिजनर को मार कर खा जाता है। ये देखकर सभी लोग डर गए थे, जिसके बाद में गॉडेस अपनी पावर से उस डीमन डॉग को भी ब्लास्ट कर देती है, जो देखकर वो लोग और ज्यादा डर जाते हैं। वैसे नॉर्मल चीज ये गॉडेस ने उन्हें मैजिक पावर का यूज करने के लिए दिखाई थी और साथ ही थोड़ा सा डराने के लिए भी दिखाया था कि उसके पास कितनी पावर है। वैसे इसके बाद वो अपने गार्ड से वहाँ पर एक मैजिक क्रिस्टल बॉल मंगवाती है और कहती है कि उन सभी को इस पर हाथ रखकर अपने मैजिक के लेवल को टेस्ट करना है कि उसके पास कितनी पावर है। सभी स्टूडेंट आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं और उस पर हाथ रखते हैं, जिसके बाद वो क्रिस्टल बॉल अलग अलग रंग में ग्लो करते हुए जा रही थी। हम देखते हैं कि अब शू की बारी आती है। जब वो हाथ रखता है तो वो बॉल रेड कलर में ग्लो करती है। इससे वो गॉडेस खुश हो चुकी थी। वो बताती है कि उसे रैंक स्किल्स मिली है, मतलब मैजिक की लगभग अलग रैंक होती है और उसकी रैंक अच्छी खासी हायर है, इतना हायर कि उसे अच्छे मैजिशियन में काउंट किया जा सकता है। वैसे उसके बाद अब कीरी की बारी आती है। जब वो उस पर हाथ रखता है तो वो बॉल गोल्डन कलर में ग्लो करते हुए ब्लास्ट करती है, जो देखकर गॉडेस हैरान थी और बाकी सभी लोग भी हैरान थे। इसके बाद आया वहाँ पर आती है। उसके टाइम पर वो व्हाइट या सिल्वर टाइप में ग्लो होती है, जिसके बाद गॉडेस बताती है कि वो एस रैंक की मैजिशियन, जो कि सच में बहुत अच्छी बात है। अब वहाँ और भी स्टूडेंट थे, कईयों के अच्छे अच्छे कलर्स आ रहे थे और कुछ के एस रैंक भी आए थे। बाद में गॉडेस कहती है कि अभी तक हम सिर्फ नॉर्मल रैंक पोजीशन का अच्छा मानते और सोचते थे कि हम लकी, लेकिन हमें 3 एस रैंक मैजिशियन मिल चुके हैं, जो कि सच में एक बहुत बड़ी ज्यादा बात है। फाइनली अब मीमो की बारी आती है। मीमो वहाँ पर आता है और उस बॉल पर हाथ रखता है, जिसके बाद वो बॉल पर्पल कलर में ग्लो करती है और वो भी हल्का सा, जो देखकर उस गॉडेस को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी और वो कोई रिएक्शन ना देते हुए यहाँ दूसरे बंदे को बुलाती है। मीमो उससे पूछता है कि आखिर इस पर्पल लाइट का क्या मतलब है, लेकिन गॉडेस उसे कोई जवाब नहीं देती और उसे जाने का बोल देती है। मीमो समझ चुका था कि उसके पास कोई खास मैजिक पावर नहीं है, इसका मतलब इस वर्ल्ड में भी वो साइड कैरेक्टर बनकर रह जाएगा। वैसे मीमो के बाद यहाँ पर यासु को बुलाया गया था। यासु जब उस बॉल पर हाथ रखता है तो उसके टाइम पर वो ब्लैक बॉल हो जाती है, जो देख गॉडेस उसे बताते हैं कि असल में कलर बहुत पुराने वॉरियर का था और उसे सब डार्क वॉरियर कहते थे, जो कि फ्यूचर में चलकर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बना था। और अब सभी स्टूडेंट का मैजिक चेक हो चुका था, इसलिए वो बताते कि उन्हें एक अलग रिचुअल परफॉर्म करना होगा। ये रिचुअल के बारे में ज्यादा कुछ बताने से पहले वो यहाँ मीमो को आगे बुलाते। मीमो खुशी खुशी आगे आता है। उसे लग रहा था कि शायद उसकी मैजिक पावर सच में किसी काम की है, लेकिन उसे वहाँ गॉडेस धक्का देकर नीचे उतारते, जहाँ नीचे एक फॉर्मेशन बना हुआ था। वो कहते हैं कि जो भी मैजिशियन यहाँ आकर ई रैंक पर आते हैं उन्हें वो लोग खत्म कर देते हैं, क्योंकि बाद में वो चलकर बाकी मैजिशियंस को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और मीमो भी ई रैंक पर है, इसलिए उसे भी वो लोग खत्म करने वाले हैं। लेकिन अब जब उन्हें 3 एस रैंक मैजिशियन मिल चुके हैं और बाकी भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो मीमो को चांस दे रहे हैं और उसे खत्म नहीं कर रहे। वो बस उसे डेंजन वाले इलाके में भेज रहे हैं, जहाँ पर वो सभी पावरफुल और खतरनाक मॉन्स्टर और खूंखार भागे हुए कैदियों को भेजते हैं। वो इनडायरेक्टली मीमो को मौत से भी बुरी सजा सुना रही थी। वैसे वो कहती है कि अगर तुम उस जगह से बचकर निकल आए तो तुम फेयरली अपनी जिंदगी को जी सकते हो, बाकी हम कुछ नहीं जानते। मीमो उनसे कहता है कि देखो, मुझे वहाँ भेजने की जरूरत नहीं, मैं यहीं रहकर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। लेकिन गॉडेस नहीं सुनती और तभी कीरी कहने लगता है कि तुम सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए। तभी इस बात से बाकी सारे स्टूडेंट भी अग्री कर रहे थे, जो सुनकर मीमो अपने घुटनों के बल आ जाता है और यहाँ उसने अपनी सारी होप भी खो दी थी। पर तभी वो लड़का यासु, जिसे डार्क मैजिक की पावर मिली है, वो वहाँ नीचे आता है मीमो के पास। मीमो याद करता है कि उसने यासु की मदद की थी, लेकिन यासु वो सब भूल चुका है। वो सिर्फ यहाँ से कहने आया था कि तुम्हें अपने सुपीरियर यानी कि अपने से हाई पोजीशन वाले लोगों को इज्जत देकर बात करनी चाहिए। मीमो समझ गया था कि यहाँ पर कोई उसको सपोर्ट नहीं करने वाला और कोई उसका साथ नहीं देगा। वो खड़ा हो जाता है। वैसे तभी गॉडेस उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती है, जिस दौरान आया चिल्लाती है और कहती है कि ये सब गलत हो रहा है, हम चाहें तो इसको रोक सकते हैं, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। और तभी मीमो फ्रस्ट्रेशन में आकर अपना हाथ आगे करता है। वो गॉडेस की तरफ यहाँ पैरालाइज मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि उसे ई रैंक में होने की वजह से मिला है। लेकिन इस मैजिक स्पेल की एनर्जी इतनी कम थी कि गॉडेस उसे आराम से डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी कीरी वहाँ हवा में अपनी पावर से एक स्पेल यूज करता है और इसके बाद वहाँ हवा में एक धमाका होता है। कीरी कहता है कि मैं बस अपनी पावर को थोड़ा सा नमूना देख रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी पावर कहीं मीमो जैसी तो कमजोर नहीं। यहाँ पर वो सिर्फ मीमो का मजाक उड़ा रहे थे। मीमो ने आज बहुत झेला था, आज बहुत कुछ झेला था, इसलिए वो उदास हो चुका था। वैसे तो लड़के शायद कभी रोते होंगे, लेकिन उसकी आंखों
आंखों में आंसू थे। साथ ही यहाँ पर वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए भी उदास था। वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए भी बहुत उदास था। लेकिन उन्हीं पुरानी मेमोरीज में उसकी तब की सोल उससे सामने आती है और उससे कहती है कि तुम ये नाटक किसको करके दिखा रहे हो? यहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं है। तुम हमेशा से एक अच्छे पर्सन बनने का नाटक करते आ रहे हो, जो कि तुम्हें नहीं होना। अब बारी है तुम्हारी असली फीलिंग को सभी के सामने लाने की। जिसके बाद मीमो के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। वो यहाँ विकी को कुछ अनसनसेट गाली देते हुए कहता है कि वो तैयारी करके रखे, क्योंकि मीमो वापस लौट कर जरूर आएगा। और इतना कहते ही वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो चुका था। वैसे इसके बाद वो एक अंधेरी वाली जगह पर पहुंच चुका था, जहाँ उसे कुछ नहीं दिख रहा था। हालांकि वो कोशिश करता है कि वो अपने स्टेयर्स को देख पाए, जिससे उसे पता लगे कि उसके पास किस तरह की मैजिक पावर है और उसकी एनर्जी कितनी है। लेकिन स्टेयर्स यहाँ ओपन ही नहीं होते, क्योंकि यहाँ बहुत अंधेरा था। तभी मीमो उस थैले को निकालता है, जो कि वहाँ उसे गॉडेस से मिला था। वो उस थैले पर थोड़ी सी एनर्जी डालता है और वहाँ पर थैला ग्लो करने लगता है। ग्लो होते ही मीमो आसपास बहुत सारे स्केलेटन को नोटिस करता है। वो सोचता है कि आखिर इन लोगों को किसने खत्म किया होगा। अब तभी अचानक से उसके पीछे एक मॉन्स्टर आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, पर किस्मत से मीमो उस अटैक से बच चुका था और इसके बाद अब वो वहाँ से भागने लगता है। अभी वो सोच रहा था कि उसे उससे पीछे मुड़कर लड़ना चाहिए, वरना वो तो कमजोर ही रह जाएगा। लेकिन वो जानता था कि उसके लेवल में और इस मॉन्स्टर के लेवल में बहुत अंतर है, इसलिए वो कोशिश भी नहीं करता। हालांकि तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर उसे खत्म करने वाला था। लेकिन मीमो आखिरी कोशिश के लिए यहाँ अपने पैरालाइज स्पेल का एक बार फिर से इस्तेमाल करता है। वो ये देखकर हैरान था कि इस बार उसका स्पेल काम कर गया। हालांकि फिर आगे कुछ भी सोचने से पहले वो तुरंत ही वहाँ से भागता है। अभी भागते हुए वो उस गुफा के एंड पर पहुंच गया था, जहाँ उसकी मुलाकात एक और बर्ड मॉन्स्टर से होती है, जो उसकी तरफ हमला कर रही थी। लेकिन मीमो एक बार फिर से पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल करता है और उस बर्ड मॉन्स्टर को भी पैरालाइज कर देता है। मीमो सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि गॉड इस पर तो इस स्पेल का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। लेकिन वो सोचता है कि शायद वो लकी है, पर वो थक चुका था, इसलिए अब वो यहाँ अपने स्टेटस को बाहर निकालता है। उसके स्टेटस में उसे पता चलता है कि उसके पास बिल्कुल भी एमपी नहीं बची है। एमपी का फुल फॉर्म मध्य प्रदेश नहीं है, बल्कि इसका मतलब शायद माना पोटेंशियल है। वैसे अब स्टेटस में वो दूसरी पावर्स को भी नोटिस करता है। जैसे उसके पास पॉइजन पावर थी, वो उसका इस्तेमाल करने का सोचता है और कर ही देता है। और शॉकिंगली इस स्पेल का यूज भी उस मॉन्स्टर के ऊपर हो चुका था। इसकी वजह से वो मॉन्स्टर धीरे धीरे ब्लैक पड़ता है और फिर उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। इसके बाद वो वहीं मारा गया था। मीमो सोच रहा था कि उसके स्पेल इन मॉन्स्टर्स पर इतनी अच्छी तरह से काम कैसे कर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है। उसने खुद को पैराडाइज स्पेल में से आजाद कर लिया था। वो यहाँ पर मीमो पर हमला करने वाला था। वैसे तो नॉर्मल मीमो से देखकर डरता है, लेकिन अभी उसके अंदर इतनी हेटेड बढ़ चुकी थी कि वो डरता नहीं है। साथ ही वो फिर से इविल स्माइल करते हुए अपने हाथ को आगे करता है और कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और अब इतना कहते हुए वो फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन अब उसके पास माना यानी कि जो एनर्जी उसके स्टेटस से उसे मिली है वो नहीं बची थी, इसीलिए अब वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर उसे पता चलता है कि वो यहाँ अपनी नेचुरल एनर्जी का यूज कर सकता है। वो जानता था कि अगर उसने अपनी नेचुरल एनर्जी को भी यूज कर लिया तो शायद फिर वो इतना थक जाएगा कि चल भी नहीं पाएगा। लेकिन इसी तरह से मरने से अच्छा है वो एक बार उसका इस्तेमाल कर ले, तो उसमें ही फायदा है। वो तुरंत पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल करके अपने नेचुरल एनर्जी की मदद से करता है, लेकिन उसे सिस्टम शो करता है कि वो सेम स्पेल को डबल बार एक ही मॉन्स्टर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। मीमो सोचता है कि अब उसे और कुछ सोचना होगा। पॉइजन स्पेल डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता, जिसके बाद मीमो ने पॉइजन स्पेल का इस्तेमाल किया था और उस मॉन्स्टर को वहीं खत्म कर दिया था। लेकिन इन दोनों मामूली से मॉन्स्टर अटैक से मीमो बहुत ज्यादा थक चुका था। पर अच्छा है कि किसी तरह से उसकी जान यहाँ बच चुकी है। पर उसी दौरान वो सामने से कुछ और मॉन्स्टर्स को आता हुआ देखता है। अभी उसने हार नहीं मानी थी, क्योंकि उसे पता है कि वो अपनी नेचुरल एनर्जी का भी अभी इस्तेमाल कर सकता है। वो तुरंत उन मॉन्स्टर्स पर भी पैरालाइज स्पेल यूज करने लगता है। उसके इन स्पेल का यूज करने से वो मॉन्स्टर भले ही रुक जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो एक मॉन्स्टर पर हमला करता है तो इतने में दूसरा 2 या 3 मॉन्स्टर वहाँ ऑलरेडी आ जाते हैं, जिस वजह से मीमो को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा था और उसकी एनर्जी डिक्रीज होती जा रही थी। देखते देखते वो वहाँ कई सारे मॉन्स्टर पर अपने इस स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो इतना थक चुका था कि लगभग बेहोश होने वाला था। लेकिन वो किसी तरह से खुद को होश में रखता है। वो देखता है कि उसकी नेचुरल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे। इसी वजह से वो फिर से अपना हाथ आगे करता है और बिना एनर्जी के ही वो सेम पैरालाइज स्पेल का यूज करने की कोशिश करता है। नॉर्मल सी बात थी कि उसके पास अगर एनर्जी नहीं है तो उसका अटैक काम नहीं करेगा। इस वजह से उसने खुद ने ही होप खो दी थी। वो बस चेक करने के लिए हमला कर रहा था, लेकिन शॉकिंगली उसका अटैक काम कर जाता है। वैसे यहाँ कोई अनफेयर बात नहीं थी। मीमो का लेवल असल में लेवल 1 से सीधा 258 पर पहुंच चुका है। ये कोई अनफेयर बात नहीं थी, क्योंकि इसका रीजन ये है कि मीमो ने जिन मॉन्स्टर्स को शुरुआत में पैरालाइज किया और उनके ऊपर पॉइजन स्पेल का
इस्तेमाल किया वो तब नहीं मरे थे, उनकी बॉडी में सिर्फ पॉइजन फैला था और उस दौरान वो पैरालाइज थे। लेकिन धीरे धीरे अब वो मर रहे हैं और वो मॉन्स्टर कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं है। भले ही मीमो के लिए उन्हें खत्म करना आसान था, लेकिन नॉर्मल अगर कोई भी यहाँ पहुँचता है तो वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता। इस चीज का रीजन हमें आगे पता चलेगा। तो इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मीमो को जो एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले थे वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिले, जिसकी वजह से उसका एक साथ लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और साथ ही उसे एक्स्ट्रा एनर्जी भी मिल चुकी थी, क्योंकि अब एनर्जी कैपेसिटी भी उसकी बढ़ चुकी है। वो तुरंत ही यहाँ उन मॉन्स्टर्स पर हमला करना शुरू कर देता है। इस बीच उसे पता चलता है कि अब उसका पैरालाइज स्पेल लेवल 2 पर पहुंच चुका है। अभी पहले जो लेवल बढ़ा था वो मीमो का खुद का लेवल था और यहाँ उसके स्पेल का लेवल बढ़ रहा है। लेवल बढ़ने की वजह से मीमो इस वक्त एक से ज्यादा मॉन्स्टर को एक ही बार में टारगेट कर सकता है। हालांकि उन्हें टारगेट करते वक्त मीमो को ये चीज पता चलती है कि उसके स्पेल की एक लिमिट भी है, जैसे वो पीछे किसी मॉन्स्टर पर हमला नहीं कर सकता। साथ ही एक दूरी है जहाँ तक उसके स्पेल जा सकते हैं, उससे अगर उसे हमला करना है तो उसे आगे बढ़कर हमला करना होगा। वैसे अभी उसे मजा आ रहा था, इसलिए वो तुरंत ही ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतने मॉन्स्टर्स पर अपने पैरालाइज स्पेल का यूज करता है और इसके बाद पॉइजन स्पेल से उन्हें खत्म करने लगता है। हालांकि इसी दौरान उसके इस पॉइजन स्पेल का भी लेवल बढ़ गया था और वो भी लेवल 2 पर पहुंच चुका था। वो देखता है कि लगभग उसने यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को बहुत ही जल्दी खत्म कर दिया है। हालांकि अभी तक वो पूरी तरह से मरे नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में वो मारे जाएंगे। अभी मीमो सोच रहा था कि इस गुफा में उसकी जिंदा बचने के सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ सर्वाइव करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है उसकी एनर्जी, जो कि उसे बचानी होगी। वो अपने स्टेटस को ओपन करता है, उसे पता चलता है कि उसके पास 8,500 कैपेसिटी हो चुकी है एनर्जी स्टोर करने की। वो इस चीज से खुश था और उसके पास अभी बहुत ज्यादा एनर्जी भी है, फिर भी वो बैठ जाता है। वो सोचता है कि उसके अपनी एनर्जी को लगभग हमेशा फुल कर रखना होगा, जिससे अगर पावरफुल मॉन्स्टर आते हैं तो उनसे लड़ सके, क्योंकि उसे नहीं लगता कि लेवल 2 जितने मामूली स्पेल से वो पावरफुल मॉन्स्टर्स को रोक पाएगा। अब वो इतने रेडियस में आता है जहाँ से वो अपने स्पेल को यूज कर सकता है, लेकिन जैसे वो अपने स्पेल को एक्टिवेट करने वाला था तभी उस स्टैचू में से एक बीम निकलकर मीमो के हाथ पर लगती है और उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। वो हैरान था और अभी वो कुछ देर के लिए छिप गया था। वो जानता था कि ये पावर उसे इसलिए हिट की है क्योंकि उसने एक स्पेल यूज करने की कोशिश की बिना स्पेल यूज करे। यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है और उसे स्पेल करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, क्योंकि उसे पूरा स्पेल बोलना पड़ता है। वैसे अगर वो कुछ ही देर से इस स्पेल का इस्तेमाल कर पाता तो शायद वो बच सकता था, लेकिन उसके लेवल के हिसाब से वो इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता, वरना स्पेल वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। वो मन में कहता है कि क्या आप फिर से उसे वापस लौट कर और मॉन्स्टर खत्म कर अपने लेवल को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, पर फिर अगले ही पल उसके मन में ये भी आता है कि इससे कोई फायदा नहीं। अगर वो अपने स्पेल का यूज ही नहीं कर पाया तो वो कितना भी लेवल क्यों ना बढ़ा ले, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। अब तभी वो नोटिस करता है कि सोल लीडर का वो स्टैचू मूव कर रहा है। वो अभी सोच रहा था कि इस वजह से कोई यहाँ से नहीं निकल पाया, इसका मतलब इसे खत्म कर यहाँ से निकला जा सकता है। वैसे इसके बाद तभी सीन चेंज होता है और मीमो जिस जगह के अंदर कैद है उस जगह के बाहर का सीन आता है। यहाँ हम एक लड़की को भागता हुआ किसी जगह पर आता हुआ देखते हैं। वो अभी किसी से डर कर भाग रही थी, शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। वैसे वो फैसला करते है कि वो कहीं छिपेगी जब तक कि जो उसका पीछा कर रहा है वो यहाँ से निकल ना जाए। अब तभी वापस से सीन यहाँ मीमो के पास आता है। हम देखते हैं कि अभी वो जो सोल लीडर का स्टैचू मूव कर रहा था वो यहाँ बाहर आता है और बाहर आकर अपने मुंह से कुछ अजीब सी चीज निकालने लगता है। उसने मीमो को देख लिया था, लेकिन वो मीमो पर हमला नहीं कर रहा था। वैसे उसके मुंह से निकलने वाली वो अजीब सी चीज कुछ ह्यूमन मॉन्स्टर्स में बदल जाती है। मीमो जानता था कि ये मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन ये ह्यूमंस की तरह दिख रहे हैं, इसलिए वो सिर्फ उन्हें पैरालाइज कर पाता है। वो उन्हें पॉइजन नहीं दे रहा था। उसी दौरान सोल लीडर का वो स्टैचू पास की दीवार तोड़ते हुए अपने फेस को बाहर निकालता है। वो सिर्फ मीमो को देखना चाहता था। मीमो समझ चुका था कि स्टैचू ये देखना चाहता है कि मीमो इन इंसानों को किस हालत में देखते हुए कैसा रिएक्ट करता है। अब वो मीमो ज्यादा रिएक्शन नहीं दे रहा था, इस वजह से सोल लीडर और ज्यादा उसी की तरह से सेम मॉन्स्टर क्रिएट करने लगता है। मीमो भले ही उन्हें पैरालाइज कर रहा था, लेकिन वो इतने थे कि वो मीमो के करीब आते जा रहे थे। मीमो ने पॉइजन नहीं दे पा रहा था, वो घबरा रहा था और कह रहा था कि रुक जाओ। साथ ही वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था, जो देखकर सोल लीडर वो स्टैचू जोर जोर से हंस रहा था। वैसे देखा जाए तो एक स्टैचू नहीं बल्कि खुद सोल लीडर ही है और हमें लगा कि शायद इसके बाद सोल लीडर आएगा, लेकिन उसकी सोल इसी के अंदर है। मीमो अचानक से यहाँ पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल सोल लीडर पर कर देता है। सोल लीडर स्पेल को अपने ऊपर आता हुआ देख नहीं पाता और पैरालाइज हो जाता है। मीमो हंसते हुए कहता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम बाकी मॉन्स्टर्स की तरह ही मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। तुम्हें लगा कि मैं एक ह्यूमन हूँ, इसलिए मैं किसी ह्यूमन जैसा मॉन्स्टर को उसे खत्म नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम उनकी जगह किसी असली ह्यूमन को भेज सकते तो मैं उन्हें पॉइजन देने में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता। वैसे बस मुझे इसी तरह यहाँ सर्वाइव करना है, जिसके लिए तुम्हें बेवकूफ बनाना जरूरी था। वैसे यहाँ मीमो के पैरालाइज स्पेल का लेवल फिर से एक बढ़ चुका था, वो लेवल 3 पर पहुंच चुका था। वैसे वो देखता है कि सोल लीडर अभी भी हिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पैरालाइज इस वजह से इससे उसे और डैमेज पड़ रहा था।
था। हालांकि मीमो तभी पॉइजन स्पेल का इस्तेमाल करता है सोल लीडर के ऊपर, जिससे कुछ ही देर बाद वो मारा जाता है और यहाँ मीमो के पॉइजन स्पेल का लेवल भी 3 पर पहुंच चुका था। हम तभी देखते हैं कि सोल लीडर के स्टैचू के अंदर से उन सभी लोगों की सोल निकल कर आती है जो यहाँ पर मारे गए थे। उन्हीं में वो डार्क मेज था। वो सभी मीमो को थैंक्स कहते हैं और डार्क मेज यहाँ मीमो इस पर हाँ कर देता है और डार्क मेज यहाँ मीमो से कहता है कि वो गॉडेस से उनको बदला ले। मीमो इस पर हाँ कर देता है और अब गेट के बाहर निकलने के बाद मीमो इस जगह को शुक्रिया कहता है क्योंकि यहाँ से उसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम उन सभी स्टूडेंट के पास आते हैं जो कि मीमो के साथ यहाँ टेलीपोर्ट हुए थे। वो सभी अभी जंगल आए हुए थे जिससे कि मॉन्स्टर को खत्म कर वो लोग अपना लेवल बढ़ा सके। इसी बीच हम कीरी को देखते हैं। ये वही स्कूल का फेमस लड़का है। वैसे इसका पूरा नाम कीरीहारा है। यहाँ ये भी मॉन्स्टर हंट पर आया था। इसके पास बहुत ज्यादा पावर है और बाकियों के मुकाबले ये ज्यादा तेजी से लेवल बढ़ा रहा है। ये ऑलरेडी लेवल 18 पर पहुंच चुका है। उसी बीच हम वहाँ यासो को भी देखते हैं। वो अभी इही के साथ मॉन्स्टर हंट कर रहा था। वैसे तो वो अपना लेवल बढ़ाकर खुश है, लेकिन उसकी गलती खुशी उन मॉन्स्टर को तड़पा कर मारने में है क्योंकि अब उसे अपनी फीलिंग्स छुपानी नहीं पड़ रही है। वैसे जिस तरह से स्टूडेंट दूसरे को खत्म करने में इतना ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं, इन्हीं की तरह कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कि अभी डरे हुए हैं और उन्हीं में से एक कुबाटो भी डर रही है क्योंकि वो उन मॉन्स्टर को मारना नहीं चाहती थी। उसे सिस्टम की तरफ से डी रैंक मिली है जो कि देखा जाए तो नॉर्मली ठीक भी है और ज्यादा अच्छी भी नहीं है। तभी उसके पास असागी नाम की एक दूसरी लड़की आती है। वो कहती है कि तुम किसी मॉन्स्टर को क्यों नहीं मार रही। अब कुबाटो बताती है कि उसे ये चीज पसंद नहीं। वो चाहती है कि जल्द से जल्द ये सब चीजें खत्म हो और वो यहाँ से लौट सके। हालांकि असागी कहने लगती है कि तुम्हें इन्हें खत्म करना होगा वरना तुम्हारा लेवल नहीं बढ़ेगा। हमें यहाँ सिर्फ लेवल बढ़ाने के लिए भेजा गया है और अगर तुम कमजोर नहीं हो तो तुम्हें भी मीमो की तरह मार दिया जाएगा। अब मीमो का नाम सुनकर कबूटो सोचते कि हाँ उसके साथ गलत हुआ, लेकिन तभी असागी कहने लगती है कि तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए क्योंकि मैंने सुना है कि जल्दी हमारी पूरी क्लास 2 टीमों में बांट दी जाएगी, जो कि होना ही है क्योंकि यहाँ सब अपने ईगो से काम करते हैं। इसलिए कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी टीम में कोई कमजोर पर्सन ऐड हो। सब चाहते हैं कि उनकी टीम में स्ट्रॉन्ग रहे। कि असागी असल में बी रैंक पर है। वो कहती है कि अगर तुम मॉन्स्टर खत्म करती हो और अपने लेवल को बढ़ाती हो तो मैं तुम्हें अपनी टीम में ले लूंगी। और यहाँ पर वो उसे मनाने के लिए जा रही थी। वो वैसे तो हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, लेकिन एडिटर भाई से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जितना हो सके उतना आपको दिखा दे। नॉर्मली कहा जाए तो ऐसे करने के बाद कोई मानेगा नहीं क्योंकि सबको ट्रस्ट इशू होते हैं। लेकिन तभी असागी अपने कुछ दोस्तों से एक मॉन्स्टर पकड़वा कर लाती है। हालांकि ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन बहुत कमजोर भी नहीं था। असागी कुबाटो से कहती है कि वो उसे खत्म कर अपना लेवल बढ़ा सकती है और कम से कम इससे गॉडेस को ये कहने के लिए तो हो जाएगा कि उसने एक मॉन्स्टर मारा था। अब कुबाटो उसकी बात मान लेती है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है, जिसके बाद असागी अपनी बाकी टीम मेंबर से कहती है कि हमारी टीम में एक और नई मेंबर ऐड हो चुकी है। इसके बाद अभी यहाँ से वो लोग तो चले गए थे, पर कुबाटो मीमो को याद कर रही थी। उसके दिमाग में मीमो की एक बहुत ही काइंड इमेज बनी हुई है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक ऐसा लड़का जो कि कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, सबकी मदद करता था, उसे इस तरह से मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। हालांकि वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी, वो सिर्फ दुखी थी। मगर वहाँ दूसरी तरफ जब आया को होश आता है तो वो तुरंत गॉडेस से मिलने के लिए जाती है। वो गॉडेस से कहती है कि उन्होंने मतलब कि उसने जो किया मीमो के साथ वो गलत था। ये सुनकर गॉडेस रोने लगती है। वो कहती है कि वो खुद भी जानती है कि उसने बहुत गलत किया, लेकिन ये उनके वहाँ का रूल है, इसलिए वो इस पर कुछ नहीं कर सकती। हालांकि वो अभी एक्टिंग कर रही थी। अगले ही पल वो कहने लगती है तुम्हें मीमो के बारे में भूल जाना चाहिए, तुम्हें तो खुद की पावर पर ध्यान देनी चाहिए। वो बताती है कि जब आया बेहोश थी तब उसने बाकी सभी को जंगल में भेजा जिससे वो मॉन्स्टर हंट कर अपने लेवल को बढ़ा सके। वो बताती है कि ये एक टेस्ट है। वो लोग अगर मॉन्स्टर्स को खत्म करने में डरते हैं या घबराते हैं तो उन्हें भी मीमो की तरह सजा दी जाएगी क्योंकि कमजोर लोग उनके किसी काम के नहीं है। इसके बाद वो हंसते हुए यहाँ से नीचे आती है। तभी आया कहने लगती है कि आप जानते नहीं हो एस रैंक वॉरियर हूँ, इसका मतलब मैं वैल्यूएबल हूँ। अगर आप चाहती हो कि मैं एस रैंक की ड्यूटी निभाऊं तो इसके बदले आपको मेरे साथ एक डील करनी होगी। गॉडेस सुनकर हंसती है और कहती है कि बताओ कैसी डील। जिस पर आया कहती है कि जो लोग भी टेस्ट में फेल हो जाएंगे उन्हें तुम मारोगी नहीं, वो मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ये सुनकर गॉडेस उसके साथ डील करती है, लेकिन वो ये भी कहती है कि तुम एक एस रैंक वॉरियर हो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, मुझे निराश मत करना। वैसे इसके बाद अब आया वहाँ से चली गई थी। अब सीन चेंज होता है और हम वहाँ उस जंगल में आते हैं जो कि उस गेट के बाहर था जहाँ से मीमो आ रहा था। अभी पहले हम मीमो को नहीं देखते बल्कि यहाँ हमें 4 लोगों को दिखाए जाते हैं जो कि किसी का पीछा कर रहे थे और किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अभी पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एक लड़की कुछ लोगों से डर कर भाग रही थी। ये लोग असल में उसी लड़की को ढूंढ रहे हैं और उसे नाइट प्रिंसेस कह रहे थे। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होकर सीधा फाइनली मीमो पर आता है। हम देखते हैं कि वो वहाँ उस गेट से निकल आया था। अभी जंगल में आगे बढ़ते हुए पहले वो अपने स्टेटस को चेक करता है। उसे दिखता है कि उसके पास अच्छी खासी एनर्जी है और इससे उसे कुछ पावर्स भी मिल सकती हैं। लेकिन
लेकिन ये पावर्स अटैक मोड की नहीं है, बल्कि ये पावर्स ऐसी हैं जैसे अगर वो किसी पर पॉइजन या पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल करता है तो उसे हटा भी सकता है। मीमो सोचता है कि क्या ये पावर सच में उसके काम आएगी, लेकिन एक तरह से ये सच में यूजफुल थी और अभी इन्हीं का टेस्ट करने के लिए वो वहाँ उस जंगल में कुछ मॉन्स्टर्स ढूंढने लगा था। अभी कुछ ही दूर पहुंचने के बाद उसे झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो वहाँ देखता है तो वहाँ कुछ बड़ी बड़ी स्लाइम्स एक छोटी स्लाइम को परेशान कर रही थी। मीमो सोचता है कि ये छोटी स्लाइम सर्वाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन शॉकिंगली वो छोटी स्लाइम उन सभी बड़ी स्लाइम से लड़ रही थी और खुद को बचा रही थी। मीमो ये देखकर इम्प्रेस होता है क्योंकि वो छोटी स्लाइम में खुद को देख पा रहा था। वो तुरंत अपने पैरालाइज मैजिक से उन सभी को पैरालाइज कर उन सभी की बॉडी में पॉइजन फैला देता है। उसने सिर्फ ये अपनी पावर का टेस्ट करने के लिए किया था। बाद में वो उसे कैंसिल करने की कोशिश करता है, जिसके बाद मीमो को पता चलता है कि वो पूरी तरह से किसी की बॉडी से पॉइजन भी हटा सकता है। इधर उसने सारी बड़ी स्लैम्स को आजाद कर भेज दिया था, लेकिन छोटी स्लैम्स को उसने नहीं भेजा था। वो उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम सच में बहुत बहादुर हो, तुम्हें देखकर मुझे खुद की याद आई। तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई साथ देगा। बाद में मीमो उसे भी आजाद कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उस छोटे स्लैम्स के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो मीमो का पीछा कर रहा था। अब मीमो पहले उसे इग्नोर करता है, लेकिन जब कुछ देर तक वो उसका पीछा करता रहता है तो मीमो का अटेंशन फाइनली उसकी तरफ आता है। मीमो सोचता है कि वो उसे अपने साथ रखकर क्या करेगा, क्योंकि एक छोटी स्लैम उसकी किसी काम की नहीं। वैसे इसके बाद अब हम वापस नाइट प्रिंसेस के पास आते हैं। वो भी भाग रही थी, लेकिन वो खुद ज्यादा शॉक हो चुकी थी, पर फिर भी उसे अभी भी उन चारों आदमियों की एनर्जी महसूस हो रही थी। वो जानती है कि वो हंटर्स है और वो तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक वो अपना पूरा काम न करवा लें। वैसे अब हम फिर से यहाँ मीमो को देखते हैं। वो इस वक्त बैठकर वही किताब पढ़ रहा था जो कि उसे वहाँ उस जगह से मिली जहाँ गॉडेस ने भेजा था। उस बुक में स्लाइम्स के बारे में लिखा हुआ था। उस स्लाइम का एक एडवांटेज मिलता है, जिसके बाद उसने उसे अपने कोट के पीछे वाली साइड में रख लिया था। मीमो सोचता है कि अच्छा है कि अब वो पीछे नजर रख सकता है, क्योंकि अब स्लाइम उसकी दोस्त बन चुकी है या फिर बन चुका है, तो वो पीछे नजर रखने में मदद तो कर ही देगा। वैसे मीमो नोटिस करता है कि उसमें स्लाइम को और ज्यादा ताकतवर बनाने की कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इसलिए मीमो ऐसा करता है। बाद में मीमो से बताता है कि वो एक मकसद पर है, उसे कुछ लोगों से बदला लेना है जो कि बहुत मुश्किल होगा, इसलिए अगर वो स्लाइम चाहे तो उसका पीछा ना करे। लेकिन स्लाइम को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इस वजह से मीमो उसे अपने साथ रखता है और उसका नाम पिगी मारू रखता है। वैसे इसके बाद अब वो फिर से आगे बढ़ने लगा था। वहाँ दूसरी तरफ नाइट प्रिंसेस जब बहुत थक जाती है तो वो फैसला करती है कि वो अपने लिए एक आर्मर समन करेगी। इस दौरान वो अभी उन चारों हंटर्स की एनर्जी महसूस कर पा रही थी, जो कि धीरे धीरे उसके बहुत करीब आते जा रहे थे। वैसे इसके बाद हम वहाँ उन चारों हंटर्स को देखते हैं। वो अभी समझ चुके थे कि नाइट प्रिंसेस थक चुकी होगी, इसलिए उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी। लेकिन उसी दौरान उनकी मुलाकात मीमो से होती है। वो चारों मीमो को घेर लेते हैं। उनमें से एक मीमो से कहता है कि तुम्हारे पास जो भी कीमती सामान है वो यहीं पर रख के चले जाओ। तभी दूसरा कहता है कि हम इसे जाने नहीं दे सकते, मैंने अभी अभी अपनी नई तलवार ली है, मैं इसे टेस्ट कर देखना चाहता हूँ। इसके बाद अब तीसरा कहता है कि तुम लोगों को जो करना है जल्दी करो, हमें नाइट प्रिंसेस को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। अब फोर्थ वाला कहता है कि ये काम इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, एक लड़की के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर फिर भी वो तीसरा वाला कहता है कि हमें ये करना ही होगा, हमें इस चीज के पैसे मिलते हैं। अब उनमें से एक यहाँ मीमो पर हमला कर देता है, लेकिन मीमो ने उसे पहले पैरालाइज कर उसके हमले को रोक दिया था। मीमो ने अभी उसकी बॉडी में पॉइजन नहीं फैलाया था, इसका मतलब वो अभी आदमी जिंदा है। हालांकि मीमो नोटिस करता है कि गॉडेस के अलावा हर किसी पर उसकी पावर बहुत इजीली काम कर जाती है। साथ ही वो ये चीज नोटिस करता है कि उस डंजन में जहाँ उसे मरने के लिए भेज दिया गया था, वहाँ के मॉन्स्टर और ये ह्यूमन आपस में बहुत डिफरेंट है। वो यहाँ पर लेवल के मामले में सोच रहा था, जो कि उन मॉन्स्टर्स के मुकाबले ये लोग सच में बहुत कमजोर थे। वैसे मीमो अपने स्लाइम से बोलता है कि अगर उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना है तो उन्हें इन लोगों को खत्म करना होगा, जिस पर वो स्लाइम यानी कि पिगी मारू भी हाँ करता है। मीमो कहता है कि उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वैसे भी उसे बहुत सारे ह्यूमन से भी बदला लेना है, जिसके लिए अगर उसे रास्ते में आने वाले ह्यूमंस को भी मारना पड़े तो ये कोई बुरी बात नहीं होगी। वैसे इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वहाँ प्रिंसेस को देखते हैं। वो अभी भागने की तैयारी में थी, बस थकी हुई थी। तभी वो महसूस करती है कि वो चार हंटर्स थे, उनकी एनर्जी अब उसे महसूस नहीं हो रही। वो ये देखकर हैरान थी। उसे और ज्यादा घबराहट होती है, क्योंकि अगर वो सेंस नहीं कर पा रही तो वो बहुत जल्दी पकड़ी जाएगी। इतने में ही उसे एक दूसरी एनर्जी महसूस होती है, जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही थी। हालांकि ये एनर्जी स्टेबल नहीं थी, जिस वजह से प्रिंसेस को अजीब फील होता है, इसलिए वो वहाँ से निकलने वाली थी। उसी समय वो हमला करती है, लेकिन मीमो और पिगी मारू दोनों ही उसके हमले से बच जाते हैं। मीमो वहाँ आकर उसे पैरालाइज करता है। यहाँ प्रिंसेस को लग रहा था कि शायद मीमो भी उन्हीं चार हंटर्स के साथ मिला हुआ है, लेकिन मीमो जब उससे बात करता है तो वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, जिस वजह से मीमो को उसके ऊपर से थोड़ा सा पैरालाइज स्पेल हटाना पड़ता है, जिससे कम से कम वो बात कर पाए। अब प्रिंसेस पूछते है कि वो चार लोग कहाँ हैं जो कि उसका पीछा कर रहे थे। इस पर मीमो पूछता है कि क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं? प्रिंसेस बताती है कि नहीं, वो उसके दोस्त नहीं है। जिसके बाद मीमो उससे
कहता है कि उसने उन चारों को मार दिया। ये सुनकर प्रिंसेस हैरान हो जाती है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता। वो सोचते कि एक इतनी कम एज का लड़का 4 स्केट वॉचर्स को कैसे खत्म कर सकता है। हालांकि फिर वो मीमो से पूछती कि वो यहाँ पर क्या करने आया है, जिस पर मीमो कहता है कि कुछ नहीं, वो बस यहाँ से निकल रहा था। मीमो सोचता है कि वो अभी ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए वो उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता। बस वो पूछता है कि क्या उसे यहाँ से निकलने का रास्ता पता है, क्योंकि वो इस जंगल में खो चुका है। वो लड़की उसे रास्ता बताती है। मीमो को उसके अंदर से बिल्कुल भी बुरा फील नहीं हो रहा था, इसलिए मीमो को उसे वो कागज दिखाता है जिसमें वो फोरबिडन लैंग्वेज लिखी हुई है। वो पूछता है कि क्या वो इस लैंग्वेज को पढ़ सकती है। वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं इसे नहीं पढ़ सकती, लेकिन मैं एक पर्सन को जानती हूँ जो इसे पढ़ सकता है। वो मीमो को एक पता बताता है जो कि यहाँ से कुछ दूरी पर बसी एक सिटी में है। मीमो ये देखकर बहुत खुश था। वो समझ जाता है ये लड़की बुरी नहीं है। साथ ही वो नोटिस करता है कि उसका जो पैरालाइज स्पेल था वो कुछ मिनट्स में हट जाता है। हालांकि वो पीगी मारू को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वो पीगी मारू से कहता है कि तुम पीछे नजर रखना, जिससे ये लड़की अचानक से हम पर हमला ना कर दे। वैसे अब कुछ टाइम ट्रैवल करने के बाद मीमो एक विलेज में पहुंच चुका था, जहाँ बाहरी एक गार्ड लेडी उसे रोक लेती है। वो उससे पूछती कि वो कौन है। वैसे वो कहती है कि क्या तुम एक मिशनरी हो। मिशनरी का मतलब एक तरह से वो एडवेंचर होता है जो डंजन्स में ट्रैवल करते हैं। मीमो कहता है कि हाँ वो वही है। जिसके बाद वो लेडी उसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ अंदर आने देती है। मीमो को पता लगता है कि यहाँ के लोग इस तरह के एडवेंचर्स को वेलकम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रूइंस हैं जहाँ नॉर्मल लोग नहीं जा सकते, के लिए वो इस तरह के लोगों की हेल्प लेते हैं। हालांकि अभी रात होने वाली थी और मीमो को रुकने के लिए एक जगह चाहिए, इसलिए वो एक होटल ढूंढता है। वहाँ पहुँचती वहाँ का ओनर मीमो को वहाँ के प्राइस के बारे में बताता है। वो कहता है कि यहाँ रहने के लिए तुम्हें 2000 देने होंगे। अब उनकी करेंसी में 2000 अलग थे और वो ओनर अभी मीमो को ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा था, क्योंकि मीमो के कपड़े बहुत पुराने हैं और देखकर लग भी नहीं रहा कि उसके पास पैसे होंगे। लेकिन मीमो के पास पैसे थे। वो कॉइन निकालता है, इसकी वैल्यू 2000 ही है। वो कहता है कि सच में ज्यादा ट्रैवल करने में ये कपड़े बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अब वो आदमी उसे रिस्पेक्ट देने लगा था, क्योंकि उसे तो अपने पैसे मिल गए। इसलिए किसी समझदार इंसान ने कहा था कि अगर इज्जत चाहिए तो पैसे कमाओ। वैसे वो आदमी यहाँ मीमो से उसका नाम पूछता है, तो मीमो अपना एक नकली नाम उसे बता देता है। मीमो नहीं चाहता कि उसकी आइडेंटिटी लीक हो और वैसे भी उसे कोई नहीं जानता, पर फिर भी मीमो को डाउट है कि बाद में उसका नाम अगर उसके क्लासमेट सुनेंगे तो प्रॉब्लम होगी। वैसे अभी एक कमरा लेने के बाद वो फिर से बाहर की तरफ निकलता है खाने की तलाश में। वो अभी एक रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था। यहाँ सिटी के लोग उसे थोड़े अजीब लगते हैं, क्योंकि कोई भी हो एक अजनबी को देखकर उससे बात करेगा या पूछेगा, लेकिन यहाँ के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके विलेज में कौन आ रहा है। वैसे अब मीमो एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहाँ वो कुछ लोगों के बगल की टेबल पर बैठ गया था। वो लोगों ने अभी पी रखी थी, जिस वजह से दुनिया भर की बातें कह रहे थे। अब नॉर्मल बात कि किसी पिए हुए इंसान की पूरी बात समझ पाना नामुमकिन है, लेकिन जितना मैंने समझा उससे मुझे पता चला कि अगले ही दिन यहाँ एक ऑर्डर पास होने वाला है जो कि किंग करेंगे। इन्हें एक खास रूइन में भेज दिया जाएगा किसी चीज को लेने के लिए जिसके लिए इन्हें रिवॉर्ड मिलने वाला है। सिंपल वो बात इसलिए कर रहे हैं जिससे कि अगले दिन की दारू का इंतजाम हो सके। हालांकि मीमो यह खाते खाते अभी उनकी पूरी बात सुन रहा था। बाद में वो घर लौट कर आता है, जहाँ वो पीगी मारू को भी कुछ खाने को देता है और फिर बैठ जाता है उसी बुक को लेकर जिसे वो रीड करना चाहता था। हालांकि वो सोचता है कि उसे जल्द से जल्द उस विच का पता लगाना होगा जिसकी बात वो प्रिंसेस कर रही थी, क्योंकि उसके बिना मैं इस बुक को नहीं पढ़ सकता। हालांकि वो स्लाइम वाले पैराग्राफ में मीमो ने जब पढ़ा था कि वो अपने स्लाइम यानी कि पीगी मारू की पावर बढ़ा सकता है, तो इसके लिए उसे कुछ खास चीजें चाहिए, जिनमें से एक है स्केलेटन बोन, और वो यहाँ नहीं मिल सकती। वो उसे पक्का किसी रूइन या डंजन टाइप इलाके में मिलेगी। किस्मत से उसे पता था कि अगले ही दिन उन्हें एक रूइन में भेजा जा रहा है। मीमो तुरंत सुबह वहाँ पहुँच जाता है। वैसे वहाँ बहुत लोग थे। अब सामने ये ऑर्डर सभी को बताया जाता है कि उन्हें ड्रैगन आई को लेकर आना है। इसके बदले उन्हें 300 गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे। जो भी इस ड्रैगन आई को लाएगा सिर्फ उसे ही। हालांकि वहाँ वो लोग ये भी बताते हैं कि इस रूइन के अंदर बाकी सारे जो ट्रेजर्स मिलेंगे उन्हें वो खुद रख सकते हैं, और अगर कोई उन ट्रेजर को रखना ना चाहे तो वो उसे बेच भी सकते हैं। इसके बदले भी विलेज उन्हें पैसा देगा। ये सुनकर मीमो सोचता है कि ये तो अच्छा है, क्योंकि इस तरह से वो अपनी चीजें भी ढूंढ लेगा और लगे हाथ थोड़े पैसे भी कमा लेगा। तभी उसकी नजर वहाँ एक आदमी पर पड़ती है जो कि अभी एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। हालांकि वो ज्यादा कुछ तो नहीं कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वो उस लड़की को जानता है। वो यहाँ कहता है कि वो एल्फ प्रिंसेस को ढूंढ रहा है। असल में वो नाइट प्रिंसेस की एल्फ प्रिंसेस थी। यहाँ वो बोलता है कि उसके ऊपर बाउंटी रखी गई है और मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ, और मुझे शक है कि तुम वही हो। हालांकि वो लड़की जिसे अपना मुंह ढक रखा था वो कहती कि नहीं, वो एल्फ प्रिंसेस नहीं है, लेकिन वो आदमी कहने लगता है कि नहीं, उसे पूरा भरोसा है। हालांकि अभी तक उसने उसकी शक्ल नहीं देखी थी, पर वो बोलता है कि मैं पहले भी एल्फ प्रिंसेस से मिल चुका हूँ, और भले ही तुम्हारा चेहरा नहीं दिख सकता, लेकिन मुझे कुछ और साफ साफ दिख रहा है, जिससे मुझे पक्का यकीन है कि तुम एल्फ प्रिंसेस हो। इसके बाद वो यहाँ उस सर पर से वो कपड़ा हटाता है, जिसके बाद उसका चेहरा भी दिखने लगता है। इसका मतलब वो एल्फ प्रिंसेस नहीं है। जो देख वो आदमी हैरान हो जाता है, और साथ ही वो लड़की भी अपना दूसरा नाम बताती है। अभी उस आदमी को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि चेहरे और कान के अलावा बाकी सब चीज सेम है।
वैसे मीमो ये सब चीजें इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद अपना नाम वगैरह लिखवाने के बाद जब वो लौट रहा था तो उसकी मुलाकात फिर से उसी लड़की से होती है जिससे वो आदमी परेशान कर रहा था। वैसे इस लड़की ने अपना नाम वहाँ मिस्ट बताया था। अब मीमो उससे कहता है कि उसे संभल कर रहना होगा क्योंकि इस तरह के बेवकूफ लोग मिलते रहते हैं। हालांकि मीमो को उससे बात करने का सही एक रीजन था। मीमो को उससे हेल्प चाहिए क्योंकि मीमो यहाँ से कुछ खरीदना चाहता है और उसे वो लड़की थोड़ी समझदार लग रही थी, इसलिए यहाँ के लोग उसे लूटे ना, इसी वजह से वो उसकी मदद चाहता है। अब वो लड़की हाँ कर देती है क्योंकि इसके बदले उसे भी कुछ ना कुछ मिलेगा। मीमो और वो दोनों ही चीजें खरीदने जाते हैं। जहाँ मीमो जो आइटम खरीदता है उस पर वो लड़की बार्गेनिंग करा के लास्ट में मीमो के 3 सिल्वर कॉइन बचा देती है। मीमो उसके लिए उसे थैंक्स कहता है और कुछ पैसे भी देता है। बाद में अब वो लड़की अपने रास्ते जाने लगी थी लेकिन तभी उसे चक्कर आते हैं। मीमो उसे संभालता है जिस पर वो लड़की उसे थैंक्स कहती है। वो बताते कि वो कुछ दिनों से नहीं सोई लेकिन वो यहाँ से फिर चुपचाप चली गई थी। अब मीमो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जब पिगी मारू उससे पूछता है कि अब हम क्या करने वाले हैं तो मीमो बोलता है कि अब हमें वहाँ उस रुइन की तरफ चलना चाहिए। वैसा भी यहाँ रुइन में आगे बढ़ते वक्त मीमो को कुछ आवाज सुनाई देती है। इमेजिनरी ग्रुप के मेंबर्स की आवाज थी जो कि मीमो से पहले यहाँ पर आए थे। शायद वो किसी मॉन्स्टर से डर कर भाग रहे हैं। वैसे जब मीमो नीचे आता है तो उसे वहाँ एक मॉन्स्टर बुल दिखता है जिस पर मीमो अपने पॉइजन स्पेल का इस्तेमाल करता है और वो मॉन्स्टर भी मारा जाता है। मीमो जब अपने डैगर से उसकी बॉडी पर कट लगा रहा था तो वो देखता है कि मॉन्स्टर बहुत कमजोर है, जबकि जो मॉन्स्टर मीमो को वहाँ उस डंजन में मिले थे जहाँ उसको गॉडेस ने भेजा था वो मॉन्स्टर सच में बहुत ज्यादा पावरफुल थे। हालांकि तभी मीमो को फिर से आवाज सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है, इसलिए वो वहाँ से आगे बढ़कर एक दीवार के पीछे छुपकर देखने लगा था। ये वही लोग थे जो कि यहाँ से भागे थे। ये अपने साथ थोड़े पावरफुल मेंबर्स को लेकर आए थे उस बुल से लड़ने के लिए, लेकिन ये आकर ये उस बुल को मरा हुआ देखते हैं। साथ ही उस बुल की बॉडी पर सिर्फ एक ही डैगर का निशान था जिस वजह से वो और ज्यादा हैरान हो गए थे। वैसे वहाँ मीमो नोटिस करता है कि इस बुल मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद ना ही उसके लेवल में कोई फर्क आया और ना ही उसे एक्सपी मिली, इसलिए अब वो फैसला करता है कि उसे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पर बढ़ना होगा। वैसे अब आगे बढ़ते हुए उसे फिर से कुछ लोगों के बात करने की आवाज सुनाई देती है। वो छुप कर देखता है तो वहाँ वही आदमी था जो कि पिछले दिन मिस्टी को परेशान कर रहा था। यहाँ वो आदमी अभी 2 दूसरे लोगों से बात कर रहा था, वो उसके साथ ही है। वो आदमी उनसे कहता है कि हमें उस लड़की को सबक सिखाना होगा। मुझे पता है कि अभी वो यहीं आई होगी, हम उसे खत्म कर देंगे और मॉन्स्टर्स को खिला देंगे जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे वो सिर्फ इतना ही नहीं कह रहे थे, उन्होंने यहाँ पर अपनी हद पार कर दी थी। जो सुनते हुए मीमो आगे आता है और वो तीनों उसे देखते ही उस पर हमला करने लगते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मीमो ने उसकी बात सुन ली है। लेकिन मीमो अपने पैरालाइज स्पेल से उन्हें पैरालाइज कर देता है और उनकी बॉडी में धीरे धीरे पॉइजन फैला देता है। मीमो उनसे कहता है कि वो जीने लायक नहीं है, उन्हें मरना होगा। हालांकि अभी वो आदमी बहुत गुस्से में था। वो मीमो से कहता है कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा, तुम कब तक हमसे बचोगे, तुम्हारे इस मैजिक का असर बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। मीमो इजिली उन्हें पॉइजन देकर खत्म कर देता है, लेकिन तभी उसे कुछ मॉन्स्टर्स की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उन्हें पैरालाइज छोड़कर आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद मॉन्स्टर वहाँ आकर उन्हें खा जाते हैं। वैसे मीमो अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाला था। इस रूइन के नेक्स्ट लेवल पर जो कि अच्छा खासा डिफिकल्ट है, इसलिए मीमो कुछ देर के लिए वहाँ बाहर रुकता है। वो अभी यहाँ पर आराम करने के लिए रुका था। अभी नींद में 3 घंटे कब बीत जाते हैं उसे खुद पता नहीं चलता। हालांकि बाद में वो पिगी मारू को थैंक्स कहता है क्योंकि पिगी मारू जब तक बाहर नजर रख रखा था। अभी यहाँ से वो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्लोर पर आने के बाद उसकी मुलाकात एक दूसरे ग्रुप से होती है। अभी उस ग्रुप के साथ और भी कई सारे सिंगल इमेजिनरी लोग थे जो कि वही बाहर रुके हुए थे। मीमो को ये चीज समझ नहीं आती। हालांकि वो लोग मीमो को बताते हैं कि अभी बाहर उन्हें कुछ ऐसे मॉन्स्टर मिले हैं जो कि बहुत बुरी तरह से मारे गए थे, क्योंकि उन्हें मारने का कोई कारण नहीं पता। उसकी बॉडी ऐसी लग रही थी जैसे पैरालाइज हुई हो और उन्हें जहर देके मारा गया हो। उनकी बॉडी पर भी कोई चोट के निशान नहीं थे, सिर्फ एक कट लगा हुआ था। वो कहते हैं कि शायद अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। यहाँ अभी जो उस ग्रुप का लीडर था वो ये ऑर्डर देता है कि वो लोग आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि लीडर होने के नाते उसे अपनी टीम मेंबर्स की भी परवाह है। और साथ ही अभी वो जो दूसरे अकेले मिशनरी लोग थे वो भी डर रहे थे। वो मीमो से कहते हैं कि वो अभी आगे ना जाए, लेकिन मीमो कहता है कि नहीं, उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अगले पल वो सोचता है कि जिन मॉन्स्टर को उसे नहीं खत्म किया ये उन्हीं से डर रहे हैं। लेकिन मीमो के लिए अच्छा था, क्योंकि जितने ज्यादा कम लोग होंगे उसके लिए उतना ही कम कंपटीशन होगा। मीमो चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाता है, उन लोगों को कंफ्यूज में ही छोड़कर चला जाता है। वो एक एंड पर पहुंचता है जहाँ एक कप रखा हुआ था। ये असल में वो ड्रैगन आई है जिसे इन्हें ढूंढना था। मीमो के लिए मिशन सच में बहुत ही ज्यादा आसान था, लेकिन वो जानता था कि इस कप को उठाना सेफ नहीं होगा, क्योंकि उस कप के बाजू में ही एक ड्रैगन का स्टैचू था। मीमो जानता था कि हर मूवी में और एनिमे में ऐसा ही होता है। इस तरह की चीजें को छूने के बाद या तो आसपास की चीजें जिंदा हो जाती है या फिर कोई दूसरी जगह तबाही आ जाती है। वो बहुत ही समझदारी से उस ड्रैगन के स्टैचू पर ही अपने पैरालाइज मैजिक और पॉइजनस मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो ड्रैगन अपने आप ही पॉपल होने लगा था और मरने लगा था।
वैसे इस तरह के एनीमे एक्सप्लेन करने का हमारा यही मोटिव है कि आप लोग इस चीज से सतर्क हो, जिससे कभी आपको इस तरह का मौका मिले तो आप किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसो। वैसे ड्रैगन मारा जा चुका था, इसलिए मीमो उस कप को उठा देता है। तब ड्रैगन का सर भी नीचे गिर जाता है। उसी दौरान वहाँ मिस्टी आती है। अभी मिस्टी देखकर हैरान थी कि मीमो ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुका है। उसे लग रहा था कि कोई भी उन मॉन्स्टर को देखकर आगे नहीं बढ़ा होगा। हालांकि तभी मीमो आगे आकर उसे वो कप दे देता है, जो देखकर मिस्ट हैरान थी। वो उससे इसकी वजह पूछता है। मीमो पहले थोड़ा सोचता है और बाद में वो वजह बता देता है। वो कहता है कि वो इस चीज के लिए यहाँ पर नहीं आया था, वो यहाँ पर और भी अंदर छुपे अंडरग्राउंड एक दूसरे फ्लोर को पार करने के लिए आया था, क्योंकि उसे वहाँ से कुछ चीजें चाहिए। अभी सुनकर मिस्ट कहने लगती है कि उसने उसे वो कप फ्री में दिया है, इसलिए वो उसकी हेल्प करना चाहती है। मीमो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प ले लेता हूँ, लेकिन इस दौरान तुम मुझसे कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं करोगी। अब इसके बाद वो वहाँ से नेक्स्ट फ्लोर पर आते हैं, जहाँ आते ही मिस्ट ये साबित करती है कि मीमो के ऊपर बर्डन नहीं है, क्योंकि वो सच में बहुत पावरफुल लड़की है। उसकी स्वॉर्ड स्किल्स अच्छी है। उसने आते ही एक मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। मीमो भी बाद में मदद करता है। वैसे यहाँ मीमो कहता है कि हमें कुछ देर के लिए यहीं रुकना चाहिए। अब मिस्ट वहीं नीचे लेट गई थी, जिस दौरान मीमो अपने मैजिक से उसे सुला देता है, जिससे वो थोड़ा रेस्ट कर सके। हालांकि सोते वक्त अचानक से मिस्ट के कान एल्फ के कान की तरह हो जाते हैं, जिससे मीमो समझ जाता है कि वही एल्फ प्रिंसेस है जिसकी बात वो आदमी कर रहे थे। इसका मतलब वो आदमी तब सही कह रहा था। वैसे इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ड्रैगन नाइट्स को देखते हैं, जो कि अभी जंगल में पहुंचे थे। वहाँ उन्हें वो 4 सीक्रेट वॉचर्स मिलते हैं, जो कि मरे पड़े हुए थे। हालांकि उनका कैप्टन हैरान था, पर उसे लगता है कि जरूर ये काम एल्फ प्रिंसेस का है। उसने अपने होली आर्मर की मदद से किया होगा। वैसे अब यहाँ से सीन चेंज होता है और कुछ देर बाद हम वापस यहाँ मीमो और एल्फ प्रिंसेस मतलब मिस्ट के पास आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अभी मिस्ट की नींद खुल चुकी थी और वो ये देखकर हैरान थी कि आखिर उसकी नींद कैसे लगी। तभी पिगी मारू मीमो को भी जगा देता है, क्योंकि अब उन्हें आगे बढ़ना था। यहाँ मीमो के जागने के बाद वो यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें एक अजीब सी जगह दिखाई देती है। जब वो लोग आगे की तरफ देख रहे थे तभी उन्हें कुछ ऐसी आवाज सुनाई देती है जैसे कुछ गिरने वाला हो। इस वजह से वो तुरंत उस जगह से हट जाते हैं। वो सही टाइम पर हट गए थे, क्योंकि ये ऊपर की दीवार थी और उसके बाद उनके सामने स्केलेटन किंग आ जाता है। ये वो बीस्ट है जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट है। इस वजह से मिस्ट कह रही थी कि तुम थोड़ा पीछे ही रहना, मुझे कमजोर नहीं लगता। और अभी उस बीस्ट से लड़ने के लिए मिस्ट को अपनी पूरी पावर्स एक्टिवेट करनी होगी, जिस वजह से जैसे वो अपनी पावर और अपने कुछ सीक्रेट स्पेल का यूज करती है तो उसकी रियल आइडेंटिटी मतलब एल्फ प्रिंसेस वाली आइडेंटिटी मीमो के सामने आ जाती है। मीमो ये चीज ऑलरेडी जानता था, लेकिन मिस्ट को ये चीज नहीं पता थी, इसलिए वो मीमो से कहती है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है, इसलिए ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। मीमो को इस चीज पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो वैसे अभी मिस्ट कह रही थी कि मैं इस पर हमला करूंगी और अगर ये फिर से हमारे ऊपर हमला करने बढ़े तो तुम यहाँ से भाग जाना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों मिलकर इसे रोक पाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी मीमो अपने पैरालाइज स्पेल और पॉइजन स्पेल का इस्तेमाल करता है और कुछ ही सेकंड में उस स्केलेटन किंग को खत्म कर देता है। ये चीज देखने के बाद अभी मिस्ट बहुत ही ज्यादा हैरान थी। अगर उसे पहले ये सब पता होता तो वो अपनी आइडेंटिटी खुद से रिवील नहीं करती। वैसे अब स्केलेटन किंग मारा जा चुका था, इसलिए अभी इन्हें जो चाहिए था वो यहाँ से ले सकते थे। मीमो तुरंत ही आगे बढ़ता है और स्केलेटन किंग की बोन को निकालता है, जिससे उसे वो बोन पाउडर मिल गया था, जिसका इस्तेमाल करके वो पिगी मारू को एनहेंस करते हुए उसकी पावर को बढ़ा सकता है। वैसे बोन लेने के बाद जब वो वहाँ से निकलने वाले थे तभी पिगी मारू किसी दूसरी चीज की तरफ इशारा करता है। मीमो वहाँ जाकर देखता है तो उसे कुछ पुराने से कपड़े में एक एग बंधा हुआ दिखता है। ये एग किसी नॉर्मल एग की तरह नहीं था और पिगी मारू इसे रखने का कह रहा था। इस वजह से मीमो बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद अब वो लोग वहाँ से निकलने लगे थे, तभी सीन चेंज होता है और हम वहाँ बाकी सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि मीमो के साथ यहाँ टेलीपोर्ट हुए थे। वो अभी इस वक्त एक डंजन के अंदर यहाँ अभी कुछ स्केलेटन गार्ड से फाइट कर रहे थे। इन लोगों के बीच देखा जाए तो बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिस वजह से कोई भी स्टूडेंट कभी भी आगे जाकर हमला कर रहा था। इस वजह से साकुरा नाम की एक लड़की अपना हाथ खो देती है। हालांकि अभी उसकी दोस्त उसे समझा रही थी कि उसे अभी चिंता नहीं करनी चाहिए, शायद गॉडेस इस हाथ को फिर से जोड़ दे। तभी आया वहाँ पर आती है और उन्हें हिम्मत देती है, लेकिन अभी वहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन गार्ड्स थे और अब वो हमला ही करने वाले थे। लेकिन तभी किहिरा वहाँ पर आकर अपनी ड्रैगन ब्लास्ट अटैक से उन स्केलेटन गार्ड्स को खत्म कर देता है। वो अभी कह रहा था कि ये स्केलेटन गार्ड्स मेरे अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट थे, लेकिन अब मेरा लेवल बढ़ चुका है, इसलिए मुझे इनसे डरने की जरूरत नहीं। और यहाँ हमें उसका लेवल 24 पता चलता है। वैसे अब इसके बाद हम वापस से यहाँ उसकी विलेज में आते हैं जहाँ मीमो है। अभी वो दोनों ही वहाँ डंजन से बाहर आ गए थे, जहाँ आने के बाद मिस्ट अभी सभी को वो ट्रॉफी टाइप चीज दिखा रही थी जो कि उन्हें लाने को कहा गया था। और अभी मीमो को इससे
उससे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो चुपचाप भीड़ के पीछे से वहाँ से निकल रहा था, जिससे कि कोई उसे देख ना पाए। वो हमारी तरह इंट्रोवर्ट नहीं है, बस वो अपनी मतलब से मतलब रखता है। तो अभी यहाँ जब वो बाहर जा रहा था तब मिस्ट वहाँ पर आती है। वो कहते हैं कि अभी उसे एक और दिन इस विलेज में रुकना होगा, क्योंकि इस ट्रॉफी टाइप की चीज के बाद जो रिवॉर्ड जो मिलने वाला था वो उसे कल मिलेगा। वैसे वो यहाँ मीमो को हिंट नहीं दे रही थी, वो बस मीमो को थैंक्स कहने के लिए आई थी, क्योंकि वो ट्रॉफी टाइप की चीज उसे मीमो की वजह से मिली है। लेकिन मीमो को अभी उससे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मीमो उससे पूछता है कि क्या तुम रात को फ्री हो। जब मिस्ट हाँ कर देती है तो मीमो उसे अपने कमरे पर इनवाइट करता है, जिस पर मिस्ट हाँ भी कर देती है। देखो सिर्फ हमारी ही सोच ऐसी है, उनके बीच में ऐसा कोई गलत बात नहीं हुई थी। खैर छोड़ो, अब हम रात के सीन पर आते हैं। हम देखते हैं कि मीमो इस वक्त अपने कमरे में बैठकर किसी तरह का खुद का बनाया हुआ मॉन्स्टर सॉल्यूशन पी रही थी, जिससे उसे थोड़ी सी ज्यादा पावर मिलेगी। अब उसके बारे में ज्यादा ना बात करते हुए हम कुछ देर बाद और वहाँ इंतजार करते हैं, जिसके बाद पूरे 8 बज चुके थे और अब मिस्ट वहाँ आ चुकी थी। वो टाइम की बहुत ज्यादा पक्की है। अब उसे अपने कमरे में ले जाकर मीमो से बताता है कि उसने यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मीमो एक ट्रैवलर है और जहाँ वो जा रहा है वहाँ तक की जर्नी उसे लगता है कि बहुत खतरनाक होगी, इसलिए उसे अपने साथ ऐसा कोई चाहिए जो कि उसकी मदद कर सके। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की थी उस ट्रॉफी टाइप की चीज को दिलवाने में, तो अब तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। हालांकि वो कहता है कि ये चीज गलत है, मैं मदद के बदले तुम्हें मदद मांगा हूँ, लेकिन मुझे मदद की जरूरत है। साथ ही इसके बाद अब मीमो एक मैप निकाल कर उसे उस जगह के बारे में बताता है। वो उसी विच को ढूंढने के लिए कह रहा था, जिससे उसे उस खास लैंग्वेज का पता चल सके। अब मैप में वो जगह देखने के बाद मिस्ट कहती है कि वो उनके साथ जा सकती है, क्योंकि वो भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन अभी तक मिस्ट ने अपना पूरा मन नहीं बनाया था, जिस वजह से मीमो कहता है कि मैं जानता हूँ ये फैसला लेना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए तुम आराम से सोच लो और उसी के बाद डिसीजन लेना। हालांकि अब जब तक वो सोच रही थी तब तक मीमो से बताता है कि वो जानता है कि मिस्ट एल्फ प्रिंसेस है। अब पहले ये बात उसे पता चल चुकी थी, लेकिन वो ये बात बताता नहीं कि वो पहले से ये बात जानता था। वो यहाँ पर रिवील करता है कि उस रूइंग के अंदर मीमो ने स्लीपिंग स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उसे सुलाया था, जो सुनकर मिस्ट हैरान हो जाती है। मीमो बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए बहुत दिन से जाग रही हो और ऐसा तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं था, और बाद में जब तुम पकड़ी जाती तो तुम्हें बचाने में भी प्रॉब्लम होती। इस पर मिस्ट बताते कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि उसने स्पिरिट की हेल्प ली थी खुद के हेल्प फॉर्म को छुपाने के लिए। स्पिरिट ने उसे पावर दे दी थी कि उसकी एल्फ आइडेंटिटी छिप जाए, लेकिन इसके बदले वो सो नहीं सकती थी। जब भी वो सोएगी उसकी एल्फ आइडेंटिटी उसके सामने आ जाएगी। हालांकि इसके बाद अब वो फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म मतलब एल्फ वाले फॉर्म में आकर मीमो से कहते कि वो ये चीज किसी को ना बताए, जिस पर मीमो कहता है कि वो किसी को भी नहीं बताएगा। और साथ ही इसके बाद अब मीमो भी अपना असली नाम उसे बताता है, क्योंकि उसने पहले उसे अपना नकली नाम बताया था। और साथ ही वो भी कहता है कि तुम भी मेरा नाम किसी को भी मत बताना। अभी सुनने के बाद उन दोनों के बीच में डील हो जाती है और इससे अब मिस को भरोसा भी हो गया था, इसलिए वो मीमो की जर्नी में उसका साथ देने के लिए तैयार थी। वैसे इस चीज की पेमेंट के तौर पर मीमो से एक ब्लू जेम देता है, जिसे लेकर मिस्ट बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। मीमो ये देखकर बहुत हैरान था। वो पूछता है कि क्या ये कोई वैल्यूएबल आइटम है, जिस पर मिस्ट कहते हैं कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। वो बताते हैं कि नॉर्मल किसी डंजन में नहीं मिलते, ये खास डंजन में मिलते हैं, और वो भी बहुत पावरफुल अपोनेंट को हराने के बाद। वैसे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ज्ञान देती है, लेकिन मतलब की बात सिर्फ इतनी थी कि ये छोटा सा ब्लू जेम अभी उस ड्रैगन आई मतलब उस ट्रॉफी टाइप की चीज जैसे मिस्ट लेकर आई थी उससे ज्यादा वैल्यूएबल है। ये सब जानने के बाद मीमो अभी थोड़ा सा हैरान था, लेकिन मिस्ट उसे वो जेम वापस कर रही थी। हालांकि मीमो उसे नहीं ले रहा था, पर मिस्ट कहती है कि वो इतनी वैल्यूएबल चीज को पेमेंट के तौर पर नहीं ले सकती। पहले ही मीमो ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मीमो कहता है कि अब से ये तुम्हारा हुआ, अगर तुम चाहो तो उसे फेंक दो, लेकिन मैं नहीं लूंगा। जिस वजह से मीमो आर्ग्यूमेंट जीत जाता है और मिस्ट को वो रखना पड़ता है। वैसे मीमो वहाँ से जाने लगा था। वो कहता है कि हम कल से अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे, जिस पर मिस ठीक है कहती है। हालांकि वो उसे रोक कर अपनी पास्ट हिस्ट्री बताने लगी थी कि वो क्यों भाग कर आई और वो कहाँ से आई वगैरह वगैरह, लेकिन मीमो को उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं था। वो कहता है कि मुझे सिर्फ अपने लिए एक ऐसी बॉडीगार्ड चाहिए जो कि इस जर्नी में मेरी मदद कर सके और जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, इसलिए तुम बस मेरा साथ देना, मुझे बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ मिस्ट थक चुकी थी, वो नहा रही थी और बाद में सोते वक्त वो खुद से कहती है कि मीमो उसके पास्ट को भी नहीं जानना चाहता, मतलब मीमो को उस पर भरोसा है, इसलिए उसे भी मीमो पर भरोसा करना होगा। और अभी वो मीमो को लॉर्ड कहकर बुला रही थी। वैसे इसके बाद अब हम सुबह देखते हैं कि वो दोनों अभी ब्रेकफास्ट के लिए एक रेस्टोरेंट में आए हुए थे, जहाँ कुछ लोग अभी उन्हें देखकर बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पिछली रात मिस्ट को मीमो के रूप से बाहर आते हुए देखा था। हालांकि मीमो मिस्ट से कहता है कि वो इस तरह की बातों को इग्नोर कर सकती है और मिस्ट
भी उन्हें इग्नोर कर दिया। वैसे मीमो मिस्ट से पूछता है कि क्या वो फॉरबिडन मैजिक के बारे में कुछ जानती है, जिस पर मिस्ट कहती है कि हाँ, फॉरबिडन स्पेल्स वो स्पेल्स होते हैं जिन्हें किसी नॉर्मल मैजिक को रोकने के लिए यूज किया जाता है और वही स्पेल फॉरबिडन मैजिक के अंदर आते हैं। मीमो ये सुनकर सोचता है कि इस वजह से गॉडेस के ऊपर शायद उसके मैजिक का तब असर नहीं हुआ था। वैसे मीमो ने इस दौरान इस चीज को नोटिस किया था कि जब भी मिस्ट कुछ कहती है तब वो अपने चेस्ट को टच करती है। शायद ये प्रिंसेस लियो की आदत होती होगी, लेकिन नॉर्मल बात ये है कि ये चीज हमने नोटिस नहीं की थी, ये मीमो को ही नोटिस हुई थी। वैसे अब तभी रिसेप्शनिस्ट बताते हैं कि अब टाइम हो चुका है कि पिछले दिन जो लोग वहाँ डेंजन में गए थे उन लोगों को रिवॉर्ड दे दिया जाए। इस वजह से अब मिस्ट वहाँ से उठकर जाने लगी थी। वैसे वो कह रही थी कि वो दोपहर तक लौट आएगी और मीमो भी अभी फ्री महसूस कर रहा है क्योंकि उसे वैसे भी पिगी मारू की पावर को बढ़ाना है, जिसके लिए मिस्ट यहाँ से चली गई वही अच्छा है। इसलिए अब वो भी वहाँ से सीधा जंगल में आ जाता है और अपनी प्रोसेस शुरू करता है। वैसे दूसरी तरफ वहाँ मिस्ट कैसल में पहुंच चुकी थी, जहाँ आकर अभी वो बाकी उन लोगों को देख लिया जो कि कुछ सामान लेकर सील करने के लिए आए थे और वो आदमी जिसने अभी वो ड्रैगन आई के बारे में बताया था वो सभी को थैंक्स कह रहा था उनकी मदद के लिए। हालांकि वो बताता है कि उसने एक विजार्ड मतलब जो लोग किसी एक सिंपल मैजिक में एक्सपर्ट होते हैं उनमें से एक को बुलाया है। इस विजार्ड की खास बात यह है कि ये इल्यूजन मैजिक को तोड़ सकता है और उन्होंने इसे इसलिए बुलाया है जिससे कि ड्रैगन आई जैसी इंपॉर्टेंट चीज पर कोई इल्यूजन का इस्तेमाल किया गया हो तो उसे तोड़ सके, क्योंकि उसके बदले अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलने वाला है, इसलिए कोई भी चीटिंग कर सकता है। हालांकि जब वो विजार्ड वहां आता है तो उसके ऑरा से मिस्ट को थोड़ी सी घबराहट हो रही थी क्योंकि देखा जाए तो उसके ऊपर भी एक इल्यूजन का इस्तेमाल किया गया जिससे किसी को भी ये पता ना चले कि वो एक एल्फ है। वैसे इसके बाद अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम गॉडेस और आया के पास आते हैं। यहाँ पर अभी आया गॉडेस से पूछ रही थी कि क्या उन्होंने साकुरा के हाथ को ठीक कर दिया, जिस पर गॉडेस कहती है कि हाँ उसने उसे हील कर दिया है, लेकिन वो ऐसा हर किसी के साथ नहीं कर सकती। वो बताती है कि आया बी रैंक की वॉरियर है, इस वजह से उसने उसकी मदद की, लेकिन अगर कोई कम रैंक का वॉरियर इस तरह की प्रॉब्लम लेकर आता है तो वो उसकी मदद नहीं करेगी। वैसे यहाँ आया को गॉडेस ने किसी बात से बुलाया है। वो कहते हैं कि उसने सुना है कि आया बहुत ज्यादा सेल्फिश है और वो सिर्फ कम लेवल वाले लोगों की हेल्प करती है और ज्यादा लेवल वालों से बात नहीं करती। इस तरफ आया कहती है कि नहीं ये झूठी खबर है और उससे गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर गॉडेस कहती है कि चिंता मत करो, मैंने भी ये सब ह्यूमर सुने हैं, मुझे नहीं पता कि बात सही है कि नहीं। वैसे अब गॉडेस पूछती है कि क्या तुम किरिहारा के ग्रुप में ज्वाइन होगी, जिस पर आया कहती है कि नहीं वो उसके साथ कभी काम नहीं करना चाहती। हालांकि फिर गॉडेस रोने की एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि हाँ हमने तुम्हारी बात मानी और जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं उन्हें तुम्हारे साथ रहने दिया, जबकि हमारा नियम कुछ और कहता है। इस पर आया कहती है कि मैंने उन्हें ट्रेन करने में पूरी मेहनत कर रही है और आपकी बात भी मानती हूँ, जिस पर गॉडेस कहती है कि हाँ तुम्हें बात माननी होगी, नहीं तो फिर हमें रूल्स के हिसाब से काम करना होगा। इसके बाद आया वहाँ से चली जाती है और फिर हम गॉडेस के चेहरे पर आया के लिए वो हेटेड देख पाते हैं जो कि वो शो नहीं करती क्योंकि आया एक एस रैंक वॉरियर है। वैसे इसके बाद अब फिर से सीन चेंज होता है और हम यहाँ मीमो के पास आते हैं। अभी दोपहर से भी ज्यादा टाइम हो चुका था, लेकिन फिर भी मिस्ट अभी तक लौट कर नहीं आई थी। इस वजह से मीमो को थोड़ा सा डाउट था, वो सोच रहा था कि कहीं वो उन्हें धोखा ना देकर चली जाए। हालांकि फिर वो पिगी मारू से कहता है कि उसे इस बारे में क्या लगता है, अगर पिगी मारू एक बार कुछ बोलेगा तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है और अगर उसने 2 बार बोला इसका मतलब मिस्ट उन्हें धोखा दे रही है। अब पिगी मारू को भी यहाँ मिस्ट पर पूरा भरोसा था, इसी वजह से मीमो और ज्यादा इंतजार करने का फैसला करता है। अभी वो उन टाउन में ही घूम रहा था क्योंकि उसके पास करने को कुछ नहीं है, लेकिन तभी वो कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है। वो लोग बात कर रहे थे कि जो लड़की ड्रैगन आई को लेकर आई थी वो असल में एल्फ प्रिंसेस थी और ड्रैगन गार्ड्स को उसका पता चल गया, इसलिए वो उसका पीछा कर रहे हैं। हालांकि वो लड़की अभी जंगल में भाग गई है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि वो और ज्यादा देर तक भाग पाएगी। इस चीज से मीमो को पता चल गया था कि मिस्ट प्रॉब्लम में है। वैसे ये बात बिल्कुल सही थी क्योंकि वहाँ वो ड्रैगन नाइट्स अभी मिस्ट का पीछा कर रहे थे। मिस्ट जंगल के बीच आ चुकी थी, लेकिन उसे नहीं लगता कि अब वो और ज्यादा देर तक भाग पाएगी क्योंकि वो ड्रैगन नाइट्स ड्रैगन पर बैठकर उसका पीछा कर रही हैं। इसलिए अब मिस्ट रुक कर उस पर हमला करना शुरू करती है। वहाँ उसने हमला करते हुए पहले ड्रैगन नाइट को नीचे गिरा दिया था और वो मारा भी जा चुका था। इसके बाद वो दूसरे पर भी हमला कर खत्म करती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि उसके पास बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची है क्योंकि वो पहले भी अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए बहुत देर से ऐसा मैजिक का इस्तेमाल कर रही है जिसके लिए उसकी एनर्जी लगती है और अब उसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं है। और अब तभी तीसरा ड्रैगन नाइट यहाँ उस पर हमला करता है। उसे पता चलता है कि ड्रैगन नाइट का वाइस कैप्टन है और अभी वो दोनों एक दूसरे पर तलवार से हमला कर रहे थे, इसलिए कुछ देर के लिए उनके फाइट रुक जाती है क्योंकि उनकी तलवार टकरा चुकी थी। यहाँ वो ड्रैगन्स कहता है कि उन्हें ऑर्डर मिल चुका है कि उन्हें एल्फ प्रिंसेस मतलब मिस्ट को जान से मारना है। ये बात शॉकिंग थी, लेकिन वो ड्रैगन नाइट अभी उससे मारना नहीं चाहता था, वो उसे खत्म करने से पहले कुछ और चीज करना चाहता था।
इसलिए वो उस पर हमला करता है। हालांकि मिस्ट उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी उसके पास इतनी पावर नहीं थी। पर तभी वहाँ पर मीमो आ जाता है और अपने पैरालाइसिस स्पेल से उस ड्रैगन नाइट को, उसके ड्रैगन दोनों को ही पैरालाइज कर दोनों पर पॉइजन का इस्तेमाल करता है। उसने यहाँ उस नाइट को पॉइजन इसलिए दिया था जिससे कि वो उसकी बात सुन पाए और मीमो के बारे में कुछ भी रिवील ना हो। अभी मीमो यहाँ मिस्ट के पास आता है। अभी मिस्ट उसे देखते ही कहती है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना होगा क्योंकि मेरे साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू करने में तुम्हें खतरा होगा। मीमो कहता है कि कोई बात नहीं। हालांकि इसके बाद वो अपने पास से एक बैग निकालता है जिसमें बहुत सारे ब्लू जेम्स थे। वो उन्हें देते हुए कहता है कि ये तुम्हें आगे काम आएंगे, जिससे तुम कभी रेस्क्यू की कमी नहीं होगी। ये देखकर मिस्ट हैरान थी। इसके बाद मीमो कुछ कपड़े निकालते हुए कहता है कि तुम अपने कपड़े भी बदल सकती हो। ये चीज मिस्ट को समझ में नहीं आती और सिचुएशन थोड़ी सी वियर्ड हो जाती है, लेकिन मीमो कहता है कि तुम गलत मत समझना, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि विलेज में सभी लोग तुम्हारी आइडेंटिटी जानते हैं और जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है तुम उसी दिन से ही सेम क्लॉथ्स में हो। इससे तुम पहचान और ज्यादा आसानी से आ जाओगी। अब ये बात मिस्ट को बिल्कुल सही लगती है। वैसे इसके बाद मीमो कहता है कि तुम्हें पता है कि उस विच को ढूंढना इतना ज्यादा आसान नहीं है और वहाँ पर मुझे भी कुछ ज्यादा खतरों का सामना करना होगा। इसलिए अगर अभी भी हम उस कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखें तो सही रहेगा क्योंकि इससे तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी और बाद में मेरी भी, वरना हम दोनों को प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अभी बात भी यहाँ मिस्ट को बिल्कुल सही लगती है। हालांकि वो पूछते हैं कि वो उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है क्योंकि इससे तो मीमो को ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इस पर मीमो कहता है कि क्योंकि उसे देखकर उसे अपनी आंटी की याद आती है और उसकी आंटी बहुत ज्यादा अच्छी थी। वो बताता है कि ऐसा कुछ भी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से नहीं है, बस उसकी आंटी बहुत ज्यादा काइंड थी, उसके लिए उसे मिस्ट में अपनी आंटी दिखाई देती है। अब ये चीज मिस्ट को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे देखा जाए तो मीमो का प्लान कामयाब हो गया था क्योंकि उसने फिर से मिस्ट को अपने साथ जाने के लिए बना लिया था। वैसे अब तभी वहाँ पीछे वो ड्रैगन मारा जाता है जिसकी आवाज सुनकर अभी ये वहाँ पर आ गए थे। मीमो ड्रैगन नाइट्स के ऊपर से अपने पॉइजन मैजिक को थोड़ा सा कम कर देता है जिससे कि वो बोल पाए। अभी यहाँ वो उससे बात करते हुए कुछ सवाल पूछने वाले थे, इसलिए मीमो उसे ऑफर देता है कि अगर वो उसके सवालों का सही सही जवाब दे दे तो इसके बदले उसकी जान वो नहीं लेगा। लेकिन उस ड्रैगन नाइट को अपनी जवान की चिंता नहीं थी क्योंकि उसे अंदर ही अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो एक मामूली बच्चे से हार गया जिससे वो जानता तक नहीं, इसलिए वो कुछ भी बताने वाला नहीं था। हालांकि तभी मिस्ट पूछती है कि आखिर उसे मारना कौन चाहता है, लेकिन इस पर भी वो नाइट जवाब नहीं देता। तभी अचानक ऊपर से ही एक तलवार सीधा उसके ऊपर आकर गिरती है और उसे जान से खत्म कर देती है। मीमो ये चीज देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था क्योंकि जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ 4 लोग थे, जबकि मीमो ने किसी भी प्रेजेंस को पहले महसूस नहीं किया था। यहाँ जब वो 4 सामने नीचे आते हैं तो मिस्ट मीमो को बताती है कि ये 5 ड्रैगन का कैप्टन है, सीलियस है, जिसे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट भी कहा जाता है। वैसे मीमो ये सुनकर थोड़ा सा हैरान था। वो पूछता है कि 5th ड्रैगन का क्या हुआ, ये तो सिर्फ 4 ही हैं। जिस पर वहाँ सीलियस के साथ आया एक लड़का कहने लगता है उसे हमने जान से मार दिया। हालांकि वो बोल रहा था कि हम उसे मारना नहीं चाहते थे क्योंकि उसने कोई बड़ी गलती नहीं की थी, लेकिन सीलियस कहता है कि नहीं, गलती गलती होती है। वैसे इसके बाद हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि अभी अभी सोकर उठा है क्योंकि उसने सपने में मिस्ट दिखाई दी थी। वो कहता है कि तुम्हें मरना होगा और यही वो आदमी जो कि मिस्ट को खत्म करना चाहता है। ये फार्मर होली किंग है। ये और मिस्ट को खत्म करने का रीजन बहुत ज्यादा वियर्ड है। ये बूढ़ा हो चुका है लेकिन फिर भी इसे मिस्ट को देखकर कुछ कुछ होता है, लेकिन इस एज में कुछ कर नहीं सकता, इसलिए जानता है कि मिस्ट इसकी तो नहीं हो सकती। इसी वजह से वो बीमार रहता है और इस बीच वो सबके साथ मिस्ट को इमेजिन भी करते रहता है और इस कारण से उसे एक दिन इतना ज्यादा अजीब फील हुआ कि उसने ये ऑर्डर दे दिया कि अब मिस्ट उसकी नहीं हो सकती तो वो किसी की भी नहीं हो सकती, इसलिए उसे खत्म कर दिया जाए। और अब बेचारे मिस्ट ये चीज जानती ही नहीं। इस वजह से अब जब उसे ये चीज पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा अजीब फील होता है। वैसे वहाँ भी सीलियस और बाकी उसके साथी अपनी बातों में लगे हुए थे। यहाँ उसका साथी कह रहा था कि अब हमें मिस्ट मिल चुकी है तो हमें क्या करना चाहिए, जिस पर एक साथी एडवाइस देता है कि हमें हमारे बाकी साथियों के पास इसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि जिससे वो भी थोड़ा एंटरटेनमेंट ले सके। लेकिन तभी वो दूसरा कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि होली किंग का ऑर्डर है कि उन्हें मिस्ट सही हालत में चाहिए और मेरे को ही चाहिए। वो यहाँ इतने आराम से बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि सीलियस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो जानते हैं कि सीलियस को कोई नहीं हरा सकता, इसलिए उनके पास टाइम ही टाइम है इस तरह के टाइम पास वाली बातों के लिए। हालांकि अब सीलियस सोचता है कि उसे थोड़ा काम पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए वो अब आगे आने वाला था। हालांकि वो मिस्ट को एक मौका देता है यहाँ से जाने के लिए। वो कहता है कि अगर तुम मुझे हरा देती हो तुम यहाँ से जा सकती हो। साथ ही वो कहता है कि तुम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना मुझे हराने के लिए। लेकिन इसी बीच उसका मीमो पर एक बार ध्यान जा रहा था जिस वजह से वो सोचता है कि अगर ये लड़का चाहे तो मुझसे लड़ सकता है। हालांकि पहले तो वो मीमो से उसका नाम पूछता है। मीमो अभी ये जानकर पहले ही अंदर बहुत ज्यादा घबरा रहा था
कि सीलियस इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट है, लेकिन मीमो की एक बहुत बड़ी आदत है कि इस तरह की सिचुएशन में उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जो चीज अभी सीलियस को भी समझ में नहीं आ रही थी, पर उसे लग रहा था कि शायद मीमो स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो स्माइल कर रहा है। हालांकि अब मीमो अपने नाम बताता है, लेकिन सीलियस उस नाम को सुनते ही समझ जाता है कि नकली नाम है। हालांकि सीलियस कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम अपना असली नाम नहीं बताना चाहते तो मैं तुमसे अपना असली नाम नहीं पूछूंगा, तुम जरूर कुछ बात छुपा रहे हो। हालांकि तभी सीलियस का साथी उससे पूछता है कि आप एक मामूली लड़के में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हो, जिस पर सीलियस कहता है कि हम जब से यहाँ पर आए हैं ये लड़का तब से शांत खड़ा हुआ है, जबकि ये जानता है कि हम कितने ज्यादा खतरनाक है। इसे देखकर ही पता चल रहा है कि ये बस एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में है कि कब ये हम पर हमला कर पाए। अब तभी मीमो आगे आकर उससे कहता है कि मीमो इतनी देर में ये तो समझ चुका है कि सीलियस को खुद से लड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट चाहिए। सीलियस इस चीज से खुश था क्योंकि वो यही सोचता है, इसलिए मीमो कहता है कि अगर तुम सच में एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट चाहते हो तो तुम गॉडेस से फाइट कर सकते हो, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पर सीलियस कहता है कि तुमने सही कहा, लेकिन मैं उससे फाइट नहीं कर रहा क्योंकि उसने अभी अभी कुछ वर्ल्ड को समन किया है, पर उसके पास पावर है कि वो उन वर्ल्ड को पावर दे सकती है। इस वजह से मुझे उम्मीद है कि उसके समन किए हुए वॉरियर्स में से कोई भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगा और जिससे मैं फाइट कर पाऊंगा, इसलिए गॉडेस को खत्म करना बेवकूफी होगी। वैसे इसके बाद वो अपनी साथी से कहता है कि हम इस लड़के का सर अपने साथ लेकर जाएंगे, और अब वो मिस्ट को भी खत्म करने वाले थे। इसका रीजन यहाँ सीलियस ये बताता है कि मीमो और मिस्ट दोनों ही अपनी जान गंवाने वाले हैं। इसका मतलब वो बहुत बड़े खतरे में है, लेकिन फिर भी लड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और सीलियस को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो अपनी जान के लिए लड़ भी ना सके। हालांकि अब इतनी देर में मीमो अपने माइंड में एक प्लान तैयार कर चुका था। वो आगे आते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ। वो यहाँ अपना असली नाम बताते हुए कहता है कि वो उन वर्ल्ड में से एक है जिन्हें गॉडेस ने समन किया है। वो बताता है कि उस डिस्कार्डेड वर्ल्ड में गिना जाता है और गॉडेस ने उसे नकली और गॉडेस ने उसे निकाल दिया, जिससे कि वो बाकी वर्ल्ड के साथ ना रह पाए। ये सुनकर सीलियस कहता है कि इसका मतलब तुम्हारे अंदर कोई स्पेशल बात थी। मीमो कहता है कि हाँ, मेरे अंदर कुछ स्पेशल था, इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। हालांकि मीमो को ये बात बिल्कुल भी सही थी, क्योंकि नेगेटिविटी वे देखा जाए तो मीमो सबसे ज्यादा कमजोर था। अभी सीलियस उसकी हर एक बात पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि सीलियस के पास पावर है कि वो सामने किसी भी पर्सन की कभी भी बात का पता लगा सकता है कि वो बात सही है या नहीं। मीमो जो भी कुछ कह रहा था वो सही है, मीमो सच में स्पेशल है, लेकिन उल्टे वे में। हालांकि अब मीमो बोलता है कि वो गॉडेस से बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसने उसे निकाला था, और उसके बाद से मीमो ने खुद प्रॉब्लम का सामना किया। वो कहता है कि गॉडेस उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन वो जाकर गॉडेस की लाइफ में इंटरफेयर जरूर करेगा और उससे खत्म करेगा। साथ ही वो बोलता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनकर तुमसे फाइट करने को तैयार हूँ, और यही मेरा प्लान है। मीमो का प्लान बिल्कुल सही था, इस वजह से सीलियस उसमें सिर्फ सच दिखाई देता है। वो पूछता है कि तुम खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओगे, जिस पर मीमो कहता है कि वो कुछ पावरफुल ड्रैगन्स को खत्म करने जा रहा है, जिससे उसकी पावर और ज्यादा बढ़ेगी। अभी बात भी उसकी बिल्कुल सही थी, इस वजह से सीलियस उस पर भरोसा कर लेता है। वो कहता है कि ठीक है, तो तुम फिर स्ट्रॉन्ग बनो और फिर मुझसे लड़ने के लिए आना, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। लेकिन अब वो यहाँ मिस्ट को अपने साथ ले जाने वाले थे, लेकिन मीमो कहता है कि नहीं, तुम इसे भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। मीमो कहता है कि उसे उन ब्लू ड्रैगन्स के पास जाने के लिए भी मिस्ट की जरूरत है, क्योंकि उसे हेल्प चाहिए। अब हेल्प से उसने बाकी आगे कुछ नहीं बताया था कि उसे किस तरह की हेल्प चाहिए, इसलिए उसकी बात भी सही थी। वो कहता है कि उसे अब अपनी पावर बढ़ाने के लिए मिस्ट की जरूरत है। ये बात भी सच थी, इस वजह से सीरियस फैसला करता है कि वो इन दोनों को कुछ नहीं करेगा। वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि वो इन्हें खोल दे और इन दोनों के रास्ते में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और इसके बाद अब वो चारों वहाँ से जाने लगे थे, लेकिन जैसे ही वो पलटते हैं और हवा में आते हैं, तभी मीमो अपने पॉइजन मैजिक और पैरालाइज मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वापस जमीन पे गिरा देता है। बाकी सारे नाइट्स के मुंह से खून निकल रहा था और वो हील भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सीलियस बहुत ज्यादा ताकतवर है, इस वजह से वो अभी हील कर पा रहा था। यहाँ मीमो दूसरी बार अपने टेक्निक की कमजोरी देखता है। ये पहली बार तब हुआ था जब वो सोल ईटर से मिला था, उस पर भी उसके स्पेल का असर हुआ था, लेकिन फिर भी वो सोल ईटर थोड़ा थोड़ा मूव कर पा रहा था। सेम वैसे ही सीरियस भी थोड़ा थोड़ा हिल पा रहा है, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो यहाँ अपने वेपन मीमो की तरफ फेंकने वाला था, लेकिन तभी उसके हाथ से वेपन छूट जाता है और उसे पता चलता है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन अब यहाँ मरने से पहले वो एक एनर्जी सिग्नल वहाँ हवा में छोड़ता है, जिससे पास में जितने भी टीम्स थी वो यहाँ पर पहुंच चुकी थी। वो ऑर्डर देता है कि उन्हें मीमो और मिस्ट को खत्म करना है, जिसके बाद वो यहाँ हमला ही करने वाले थे, लेकिन मीमो फिर से अपनी नई पावर का इस्तेमाल करता है। अभी हमने कुछ ही देर पहले देखा था कि मीमो ने एक सॉल्यूशन पिया था, जिसके बाद उसे कुछ अलग एबिलिटी मिली थी। ये एबिलिटी वो पीगी मारू के साथ कंबाइन होकर यूज करता है, जिसके बाद पीगी मारू की बॉडी बहुत सारे टेंटिकल्स में कन्वर्ट होते हुए अभी ऊपर उन दूसरे नाइट पर हमला कर रहे थे। यहाँ मीमो उन टेंटिकल्स के थ्रू अपने मैजिक को इस्तेमाल कर पा रहा था, जिससे वो लॉन्ग डिस्टेंस में भी अपने पैरालाइज मैजिक का और पॉइजन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अब इतने ज्यादा बार इस तरह के मैजिक
मैजिक का इस्तेमाल करने की वजह से मीमो की कुछ नई एबिलिटी अनलॉक होती है और उससे 3 और नई स्किल मिल जाती है। मीमो को अभी इन चीजों में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, इसलिए अब वो अपनी नई स्किल का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। यहाँ नीचे सीरियस के साथ जो बाकी उसके साथी आए थे, मीमो उनमें से कुछ पर अपने पॉइजन और पैरालाइज मैजिक को हटाकर अपने वो 3 नए स्किल का इस्तेमाल करता है। पहले थी मैडनेस, मतलब सामने वाले इससे पागल हो जाएंगे। दूसरी थी डार्कनेस, जिससे एक आदमी की आंखें पूरी तरह से डार्क हो चुकी थी। मीमो ने बहुत ही गंदी मौत मार रहा था, लेकिन मीमो को दुख नहीं था क्योंकि इतने ही कुछ देर में वो उनका बिहेवियर अच्छे से देख चुका है कि वो कैसे लोग हैं। वैसे इसके बाद अब वो मरने लगे थे, साथ ही वहाँ पर जो दूसरी टीम आई थी वो भी मरने लगी थी। वो लोग नीचे गिरने लगे थे, या आखिर में सिर्फ सीरियस बचा हुआ था। मीमो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम सच में स्ट्रॉन्ग हो, तभी तुम अब जिंदा हो। सीरियस कहता है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर मीमो बोलता है कि उसने अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल सही बताई थी। उसे भी एक वॉरियर के तौर पर यहाँ पर समन किया गया था, लेकिन वो दुनिया को बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं बना, वो सिर्फ अपना बदला लेने के लिए स्ट्रॉन्ग बन रहा है। और उसके बाद वो अपने मैजिक की थोड़ी सी पावर को बढ़ाते हुए सीरियस को खत्म कर देता है। अब यहाँ से उसकी जर्नी कंटिन्यू होने वाली थी, जिससे पहले यहाँ मिस्ट कहती है कि अब तुम्हें थोड़ा और संभल कर रहना होगा, क्योंकि भले ही सीरियस बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन ड्रैगन नाइट्स की आर्मी बहुत ज्यादा बड़ी है और यहाँ तुमने बहुत कम नाइट्स के साथ फाइट की है। अगर ये बहुत सारे होंगे तो तुम थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। साथ ही वो एक दूसरी टीम के बारे में भी बताती है जो कि उसका पहला पीछा कर रहे थे। वहाँ उस टीम के मेंबर्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो कहती है कि वो भी हम पर हमला कर सकते हैं। लेकिन उस टीम के बारे में सुनकर मीमो कहते हैं कि उन्हें तो मैंने बहुत पहले मार दिया था, जो सुनकर मिस्ट थोड़ी सी हैरान थी। वैसे अब सीन चेंज होता है, पर हम वहाँ आया को देखते हैं जो कि अभी अपने साथ वॉरियर और क्लासमेट के साथ थी। यहाँ उसे एक मैसेज मिलता है कि जो कि एस रैंक में है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नई स्किल अभी तक अनलॉक नहीं की है, इसलिए उसे अपनी स्किल पर काम करना होगा। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो सभी को ऑर्डर दे रही थी, जो देखकर एक स्टूडेंट आगे आते हुए कहता है कि हम तुम्हारा ऑर्डर फॉलो क्यों करें। वो उस पर हमला कर उसे नीचे गिरा देती है और बताती है कि अब जब गॉडेस उन्हें ऑर्डर नहीं देगी तब वो उन सभी को ऑर्डर देगी, मतलब वो उसकी असिस्टेंट है। अभी वो यहाँ इन सभी को ले जाने के लिए आई थी। अब एक बार फिर से यहाँ से सीन चेंज होता है और हम फिर से मीमो और मिस्ट के पास आते हैं। यहाँ पर मिस्ट अभी अपने घुटनों पर आते हुए मीमो को थैंक्स कह रही थी। वो बोलती है कि वो जानती है कि मीमो गॉडेस से बदला लेना चाहता है, इसलिए अब से वो मीमो का साथ देगी क्योंकि मीमो ने उसकी जान बचाई। इस पर मीमो कहता है कि अगर वो मीमो के लिए अपनी जान रिस्क में डालने के लिए तैयार है तो इस चीज का बदला मीमो जरूर चुकाएगा। अब एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हम यहाँ गॉडेस के पास आते हैं, जहाँ अभी उसकी वो असिस्टेंट आई हुई थी। इसका नाम नयान है और अभी गॉडेस इसकी तारीफ कर रही थी क्योंकि ये एक अच्छी सर्वेंट है। हमें लगा था कि ये असिस्टेंट है, लेकिन गॉडेस के लिए अभी भी उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। यहाँ उसकी लॉयल्टी को देखते हुए गॉडेस उसकी तरफ अपने पैर करती है और नयन की लॉयल्टी साबित करती है। हालांकि इस चीज का तरीका बहुत ही ज्यादा अजीब था, इसलिए हम सिर्फ इसे वीडियो क्लिप में रखेंगे, हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वैसे अभी गॉडेस कह रही थी कि सभी वॉरियर्स इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि वो जल्द ही डीमन एम्पायर से फाइट कर पाए, और बस उसका इतना कहती ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।